हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओनली आइज फाउंडेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं फेडरलिज्म की, संघवाद की। लास्ट हमने देखा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स पार्ट 2 क्लास 10 का जो पॉलिटी है। सो रिवाइज्ड एनसीईआरटी में बेसिकली कुछ चैप्टर्स जो है बच्चों वह शफल कर दिए गए हैं और इसमें आपको जो है वो 5 चैप्टर्स देखने को मिलते हैं। लास्ट ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपने मुझसे कहीं पढ़ा होगा तो उसमें मैंने आपको 8 चैप्टर्स पढ़ाए होंगे, है ना। इसमें क्या है, आपके 5 चैप्टर्स और आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म की। ठीक है, देखो लास्ट अभी तक हमने जाना था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में, ठीक है, अगर कोई कंट्री जो है वह डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक तरीके से फंक्शनिंग करने के लिए उसे पावर शेयरिंग जो है वह काफी जरूरी होती है। लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी बेल्जियम की, लास्ट चैप्टर में बात की थी श्रीलंका की, और देखा था कि उसमें जो पावर शेयरिंग का इशू था उसको कैसे सॉल्व किया गया था, और जब ठीक तरीके से उसको रिजॉल्व नहीं किया गया था तो श्रीलंका में सिविल वॉर होता है, और जहां ठीक से सुलझा लिया गया था तो बेल्जियम मॉडल के रूप में हमारे सामने आता है। ठीक है, अब ऐसे ही विश्व में सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया, तो इंडिया ने इस पावर शेयरिंग का जो मैटर है उसको कैसे सुलझाया। सो सेकंड चैप्टर में हम इसी बात की बेसिकली जो बात है वह करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने अपनाया पावर शेयरिंग का, इसको हम कहते हैं फेडरलिज्म। क्या कहते हैं? फेडरलिज्म कहते हैं, यानी कि संघवाद। फेडरलिज्म यानी कि संघवाद। अगर हम आर्टिकल 1 की बात करते हैं, फेडरलिज्म क्या है, क्यों है, वो सारी बातें बाद में। अगर हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 1 कहां से शुरू होता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर जो 1 है फ्रेंड्स, ये कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत shall be a union of state, shall be a union of state। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, है ना। इसमें क्या कहा है? भारत अर्थात इंडिया जो है वह क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। सो आर्टिकल 1 हमें दो बातों की जानकारी देता है, एक तो नाम इंडिया दैट इज भारत। अगर क्वेश्चन आ जाए कि आर्टिकल 1 कहता है, आर्टिकल 1 में केवल इंडिया लिखा है, गलत होगा, इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, संघ होगा। सो हमने यूनियन वर्ड का यूज किया है, हमने फेडरल वर्ड का यूज नहीं किया, पर हमने जो स्ट्रक्चर अपनाया वो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। सो आर्टिकल 1 कहां से शुरू हुआ है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। ठीक है, सो ये सबसे पहली जानकारी हमने जो है वह अब तक देखी। सो लास्ट देखो हमने चैप्टर्स में देखा कि पावर शेयरिंग का एक मॉडल है जो कि हम वर्टिकल मॉडल कह सकते हैं। सो वर्टिकल शेयरिंग में क्या होता है? वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है? अगर हम वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर की बात करें, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, इसमें हमने क्या देखा था कि एक जो है इक्वल पावर नहीं होंगे, इसमें जो पावर है वह कैसे होंगे? अनइक्वली शेयर किए जाएंगे, अनइक्वली पावर्स होंगे, और इसमें एक जो है वह हायर अथॉरिटी होगी। ठीक है, एक जो है वह हायर अथॉरिटी होगी एंड सेकेंड इज लोअर। ठीक है, तो हायर एंड लोअर अथॉरिटी यहां पर होगी। सो वर्टिकल डिवीजन क्या कहता है? वर्टिकल डिवीजन हायरार्की की बात करता है, जैसे कि हमारे यहाँ टॉप नॉच की बात करें तो यहां पर जो है वह क्या है? सेंटर है, सेकंड पे जो है वह स्टेट गवर्नमेंट है। अभी केवल स्टेट गवर्नमेंट तक समझो, लोकल गवर्नमेंट की बात बाद में करेंगे। ठीक है, सो वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हमने किया हुआ है, जो कि भारत विश्व का ऐसा देश जहां पर इतनी ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है। अगर हम लैंग्वेज की बात करें, हम रिलीजन की बात करें, हम रीजन्स की बात करें, तो ऐसे देश को बांधने के लिए पता है बहुत जरूरी था योजना आयोग। क्यों? अब बीते दिन की बात हो गई, क्योंकि योजना आयोग ने उस डाइवर्स जो नेचर है उस चीज को फॉलो नहीं कर पा रहा था, इसलिए हम नीति आयोग लेकर आए। मतलब गवर्नमेंट तो यही कहती है ना, गवर्नमेंट यही कहती है। तो यहां पर क्या है कि अगर इतना डाइवर्स ग्रुप था, जब पॉलिटी का फर्स्ट चैप्टर पढ़ते क्लास 6 में, तब सबसे पहले बच्चों को यही सिखाया जाता है, डाइवर्सिटी, विविधता। और ये जो डाइवर्सिटी है हमने इसको कैसे बांधा, बहुत जरूरी था हमारे लिए। अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते
अगर हम पावर शेयरिंग नहीं करते तो इतना ज्यादा कल्चरल ट्रेडिशनल डाइवर्स पॉपुलेशन है कि वो एक जगह से तो बिल्कुल भी संचालित नहीं किया जा सकता था, उसके अंदर असंतोष आ जाता। तो हमने जिस मॉडल को अपनाया वो क्या था? फेडरलिज्म। आर्टिकल 1 में ही लिखा है यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा। फेडरल वर्ड की बात नहीं की गई, यूनियन वर्ड की बात की गई। ऐसा क्यों है वो भी हम आगे समझेंगे, ठीक है। सो देखो, जो ये फेडरल वर्ड है, फेडरल वर्ड बना हुआ है फ्यूडस वर्ड से। सो ये जो चैप्टर है वह आपको बताता है व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद क्या है। सेकंड हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी सिस्टम एंड फेडरल सिस्टम, है ना। सो एकात्मक व संघवाद, एकात्मक व संघवाद, है ना। देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से प्रोविजन है जो यूनिटरी सिस्टम को फॉर्म करते हैं और ऐसे कौन से प्रोविजन है जो कि फेडरल को फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हाट मेक इंडिया अ फेडरल कंट्री, आखिर ऐसा क्या है जो भारत को संघ बनाता है। भारत में संघवाद का जो ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे कौन से प्रोविजन है। लास्ट है हाउ इज फेडरलिज्म जो है वह प्रैक्टिस, है ना, कैसे इसको लागू करेंगे। और लास्ट है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया विकेंद्रीकरण, डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया विकेंद्रीकरण की हम बात करेंगे कि ये क्या है और क्यों जरूरी है। क्लियर। सो देखो, सबसे पहले तो फेडरलिज्म वर्ड का मतलब जानो। सो फेडरलिज्म जो वर्ड है लैटिन वर्ड फ्यूडस से आया है। लैटिन जो वर्ड है फ्यूडस, फ्यूडस से आया और फ्यूडस का मतलब होता है एग्रीमेंट। एग्रीमेंट बेसिकली जो फ्यूडस वर्ड है, अगर हम इसका बहुत ओल्ड मीनिंग देखेंगे तो ट्रीटी या समझौता जो शब्द है, ट्रीटी बेसिकली ट्रस्ट, भरोसा। तो देखो, अगर एक देश को वह चाहता है कि उसकी जो इंटीग्रिटी और सारी चीजें हैं वह बनी रहे बेसिकली, तब उसको बहुत जरूरी होता है कि वह स्टेट और बाकी जो भी वह कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स बना रहा है उसे पावर शेयरिंग करे, है ना। उसे जो है वह उतनी शक्ति, उतनी ऑटोनॉमी दे जिससे वह अपना संचालन ठीक तरीके से कर सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज फेडरलिज्म की, ठीक है। आर्टिकल 1 की बात कर ली, व्हाट इज फेडरलिज्म की जो बात है वह हम सबसे पहले करेंगे। व्हाट इज फेडरलिज्म, संघवाद। सो जो फेडरल वर्ड है कम्स फ्रॉम लैटिन वर्ड फ्यूडस। लैटिन, ये अब तक हम ये समझ चुके हैं ना, लैटिन वर्ड फ्यूडस इससे लिया गया है। और फ्यूडस का मतलब क्या है? एग्रीमेंट। फ्यूडस का मतलब है एग्रीमेंट या समझौता, ठीक है। सो देखो, फेडरलिज्म का अगर आपको बताना हो एक वर्ड में कि फेडरलिज्म मतलब क्या, FOE आएगा ये, ठीक है, इसे करेक्ट करना। सो फेडरलिज्म जो वर्ड है, सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पावर शेयरिंग जो है वह किया जाता है, पावर डिवीजन जो है वह किया जाता है। किसके बीच में किया जाता है? एक सेंट्रल अथॉरिटी हो सकती है, बाकी जो है वह कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हो सकती है किसी कंट्री की, है ना। सो फेडरलिज्म मतलब क्या? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन फेडरलिज्म, इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं। फेडरलिज्म मेन डेफिनेशन तो हमें लिखनी होगी क्योंकि हमें याद करना है। अगर आपको ये 1 और 2 लाइन याद नहीं रहेंगे तो अगर संघवाद के बारे में आया है बच्चों तब आप उसकी डेफिनेशन को नहीं लिख पाओगे, है ना। सो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which the power in which the power is divided between a central authority
are central authority and various constituent units of the country। ठीक है, तो अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है। एक ऐसा फेडरलिज्म क्या है, एक ऐसा सिस्टम है सरकार चलाने का जिसमें जो पावर्स है, जो शक्तियां है, वह बांटी जाती है। किसके बीच में बांटी जाती है? सेंट्रल अथॉरिटी और जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होगी कंट्री की। और यहां पर हम जनरली देखते हैं कि इंडिया में अगर हम फेडरलिज्म की बात करेंगे तो देखो जो आप मेन गवर्नमेंट की बात करेंगे, है ना, जिसके पास ज्यादा पावर है, सो दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड देन उसके बाद जब हम बात करेंगे सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट जो यूनिट है, सेकंड जो संवैधानिक इकाई है, वह क्या है? आपका स्टेट गवर्नमेंट। क्या है वह? आपका स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, सो यूजली फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यूजली फेडरलिज्म हैज टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। टू लेवल ऑफ गवर्नमेंट। अगर मान लो किसी एक जगह पर केवल एक ही पॉलिटिकल यूनिट है तो उसे आप फेडरलिज्म नहीं कहेंगे। तो फेडरलिज्म का मतलब क्या है? फेडरलिज्म का मतलब है कि कम से कम दो स्तर पर तो सरकारों का होना तय है ना। कम से कम जो है वह टू टायर गवर्नमेंट होना चाहिए। केवल अगर कोई सिंगल या यूनिटरी गवर्नमेंट है या एक ही जगह से जो पावर है वह आ रहा है तो आप उसको फेडरलिज्म नहीं कहेंगे। सो फेडरलिज्म का मतलब है मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम एक स्तर पर सरकार हो, है ना, कम से कम इतनी, ये इसका क्या है? एक मिनिमम है, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। कम से कम एक स्तर पर तो से ज्यादा जो सरकारें हैं वह काम कर रही हैं। सो फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा सिस्टम है। सो बेसिकली हमने पावर डिवीजन के लिए, पावर शेयरिंग के लिए जिस सिस्टम को अपनाया वो है फेडरलिज्म। और इसके अंतर्गत हमने सेंट्रल और जो स्टेट है उनके बीच में पावर शेयरिंग की है। और जो बेसिकली जो लेजिस्लेटरी, अगर हम लेजिस्लेटिव पावर्स की बात करें तो वो स्टेट के पास भी दी गई हैं। तो यूपीएससी एक सेंटेंस पूछता है कि क्या जो स्टेट है वह सबऑर्डिनेट है? स्टेट जो है क्या वह सेंट्रल गवर्नमेंट की सबऑर्डिनेट है? नहीं, बिकॉज ऑफ स्टेट गवर्नमेंट जो है उसकी अपनी शक्तियां हैं, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। अपने ज्यूरिडिक्शन एरियाज है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं। और अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो ये सुलझाने का जो अधिकार है, ये जो सुलझाने का ज्यूरिडिक्शन है, अभी किसके पास है? जुडिशरी के पास है ना। सो यहां पर देखो हमने देखा कि फेडरलिज्म एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि पावर्स को डिवाइड किया गया है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हम देखेंगे कि वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द इंटायर कंट्री। सो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा? वन ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इंटायर कंट्री। एक पूरे देश के लिए ऐसी सरकार हो गई जिससे जो कि रिस्पॉन्सिबल है कॉमन नेशन इंटरेस्ट के लिए, एंड द अदर आर गवर्नमेंट एट द लेवल ऑफ स्टेट। तो इस तरीके से हमने देखा कि दो स्तर पर बेसिकली कम से कम जो सरकारें हैं वह चल रही हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने फेडरलिज्म को तो समझा। अब ये बताओ कि जब मैं ये हम कह रहे हैं कि मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट फेडरलिज्म है, और अगर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट हुआ तो यूनिटरी गवर्नमेंट हुआ ना, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले इन दोनों के बीच का जो अंतर है वह आखिर क्या होगा। ठीक है, चलो इसके पहले क्वेश्चन बताओ। पीवाईक्यूज भी हम सॉल्व करेंगे। पहले इस क्वेश्चन को देखें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फेडरलिज्म। टू स्टेटमेंट है। फर्स्ट कहता है is a system of government in which the power is divided between different level of government. डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब सरकार के जो अलग अलग स्तर है उनके बीच में शक्तियों का विभाजन। द पावर इज डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। द पावर ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। क्या ये डिपेंडेंट है एक दूसरे पर? क्या ये डिपेंडेंट है? बताइए। ये डिपेंडेंट नहीं होंगे। मैंने जस्ट आपको बताया है ना कि अगर हम टू लेवल पर सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, अगर हम ये कहें कि ये अपनी शक्तियों के लिए, ये अपने पावर्स के लिए एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो नहीं। फर्स्ट जो है इसमें सही होगा
इनकरेक्ट चूंकि पूछा गया था, आंसर इसमें ऑप्शन नंबर बी जाएगा, है ना। सेकंड जो स्टेटमेंट है वह गलत है, क्यों? बिकॉज ऑफ, ये याद रखना कि ये जो है वह डिपेंडेंट नहीं है, बल्कि दोनों के पास अपने जो है वह सेपरेटली पावर जो है वह कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और अगर ये दोनों गवर्नमेंट अनस्टेबल है, तो जानते हो किसके लिए अनस्टेबल है? वहां के लोगों के लिए, उन पीपल्स के लिए जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, उनके लिए अनस्टेबल है। तो एक स्टेटमेंट, और अगर मैं आपसे कहूं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वह अनस्टेबल है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, गलत हो जाएगा ये, है ना। क्लियर? चलिए, सो देखो कुछ देश, जहां जहां आपको ये रेड दिख रहा है, ये बता रहा है जहां जहां पे रेड है कि इन्होंने किसी ना किसी रूप में जो फेडरल स्ट्रक्चर है इसको अपनाया हुआ है। ठीक है, चाहे हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें, कनाडा, ठीक है, यूएस की बात करें तो यूएस है, इंडिया, रशिया ने भी इस मॉडल को अपनाया। ठीक है, नाइजीरिया ने इस मॉडल को अपनाया, साउथ अफ्रीका ने इस मॉडल को अपनाया, और जो ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया ने इस मॉडल को अपनाया। तो बेसिकली कई ऐसे देश हैं जिन्होंने पावर शेयरिंग के लिए किस सिस्टम को अपनाया? फेडरलिज्म को अपनाया, है ना। मतलब एक से ज्यादा इन्होंने जो लेवल है वह बनाए थे, ताकि ठीक तरीके से जो बंटवारा है वह शक्तियों का किया जा सके। सो एक और क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? कौन से कंट्रीज है? जर्मनी, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, श्रीलंका एंड ब्राजील। लेकिन जब हम श्रीलंका की बात करेंगे, श्रीलंका में जो स्ट्रक्चर है वह फेडरल फॉर्म नहीं है। सो जर्मनी, साउथ अफ्रीका, स्विट्जरलैंड एंड ब्राजील, ये इसका सही आंसर होगा। क्लियर? चलिए, अब देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टू इंडियन फेडरलिज्म, है ना। इंडियन फेडरलिज्म का कौन सा ऐसा जो फीचर है वह नहीं होगा? इस क्वेश्चन को देख लो, अभी मैं आपको पढ़ाऊंगी ये वाला पैराग्राफ, देन उसके बाद आप इसका सही आंसर लगा पाओगे। जब ये हम देख लेंगे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से ऐसे प्रोविजन किए गए हैं जो कि फेडरलिज्म को इंश्योर करते हैं, स्टैब्लिश करते हैं। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, power have been clearly divided between the center and the state, the federating units have been given unequal representation to the Rajya Sabha and it is the result of an agreement among the federal units। ठीक है, आपने क्वेश्चन को ध्यान से देख लिया। अब देखो इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर पाएंगे बहुत आसानी से। 21 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड ऑफ लिबर्टी एंड लिबरल डेमोक्रेसी। ठीक है, अगर हम उदार लोकतंत्र के लिए बात करें तो इसके लिए बेस्ट जो सेफ गार्ड है, सुरक्षात्मक उपाय है, वह क्या हो सकता है? क्या हो सकता है इसके लिए बेस्ट जो सुरक्षात्मक उपाय है? बताइए। अच्छा ये बताओ, ये 2021 का क्वेश्चन है। हमने लास्ट चैप्टर में बात की थी कि अगर हम चाहते हैं कि डेमोक्रेटिक जो तरीके से सरकार जो है वह रन करे, तब क्या जरूरी होता है? पावर शेयरिंग जरूरी होता है, नहीं होता है ना। सो यहां पर यह कहा है कि बेस्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए? कमिटेड जुडिशरी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, इलेक्टेड गवर्नमेंट, या फिर सेपरेशन ऑफ पावर। तो इसके लिए सेपरेशन ऑफ पावर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हमने ठीक तरीके से पावर शेयरिंग नहीं की, मान लीजिए जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव या लेजिस्लेटिव के बीच में किसी भी एक को जो है वह ज्यादा शक्तियां दे दी, मोर पावर दे दिया, तब ऐसे में ये अपनी जो ट्रेनी है वह स्थापित कर सकता है और जो डेमोक्रेटिक फंक्शन है इसको खराब कर सकता है, डेमोक्रेटिक सिस्टम को खराब कर सकता है। सो सेपरेशन ऑफ पावर जो है एक लिबरल डेमोक्रेसी के लिए एक एज अ सेफ गार्ड जो है वह वर्क करता है ना। लास्ट चैप्टर का ये बेसिकली समरी था। अगर हम इस लाइन की बात करें तो देखो एनसीईआरटी कितना इंपॉर्टेंट है बच्चों। अब आगे देखो, हाँ, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल सिस्टम, है ना, इसकी हम बात करते हैं। तो यूनिटरी सिस्टम एकात्मक व्यवस्था। अच्छा ये बताओ, नाम से समझ में नहीं आ रहा, एकात्मक व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम, एंड जब हम फेडरल की बात की तो यहां पर संघ की बात हो रही, संघवाद शासन। ठीक है, अब देखो एकात्मक व्यवस्था की बच्चों जब हम बात करेंगे, इसका मतलब क्या है? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा या केवल वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा? सो यहां पे आपको याद रखना है कि यूनिटरी जब गवर्नमेंट होगी तो यहां पर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट,
सरकार का केवल एक ही स्तर होगा, वही इतना पावरफुल होगा कि वो बाकी सबके लिए पॉलिसी मेकिंग और बाकी सारे काम करेगा, है ना। सो यहां पर वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट होगा। लेकिन जब हम इस दोनों में डिफरेंस देखेंगे तो देखो, संघवाद का मतलब क्या था? मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, मोर देन वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, है ना। ये क्या था? ये संघवाद था कि कम से कम एक से ज्यादा स्तर पर सरकारों का होना हो। अब देखो कि अभी हमने लास्ट देखा कि जो स्टेट है वह सबऑर्डिनेट नहीं है, ये हमने बात की फेडरलिज्म की। लेकिन जब हम यूनिटरी गवर्नमेंट की बात करेंगे तब यूनिटरी गवर्नमेंट का एक फीचर है कि यहां पर सब यूनिट्स जो भी होंगी वो सबऑर्डिनेट होंगी। जो सब यूनिट्स होंगी, सब यूनिट्स आर सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल, सब ऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। मतलब जो केंद्र सरकार होगी और जो बाकी उसकी सब यूनिट्स होंगी वो क्या होंगी? सब ऑर्डिनेट होंगी, बेसिकली अधीनस्थ होंगी, अधीनस्थ होंगी, उसके अधीन होंगी, मतलब उसके कहे अनुसार चलेंगी। लेकिन फेडरलिज्म को देखना, फेडरलिज्म का कहता है, फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द, सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऑर्डर द स्टेट गवर्नमेंट, order the state government to do something। तो यहां पर जो केंद्र सरकार है वो आदेश निर्देश नहीं दे सकता कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वह ये करे। इसका मतलब क्या है? स्टेट गवर्नमेंट हैज ओन पावर। इसका मतलब क्या है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राज्यों को अलग से जो शक्तियां हैं वह दी गई है। कॉन्स्टिट्यूशनली उसकी जो गारंटी है, उसके एग्जिस्टेंस की जो गारंटी है, उसके पावर की जो गारंटी है वह दी गई है ना। सो स्टेट गवर्नमेंट हैज पावर इट्स ओन। साथ ही याद रखना कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो आंसरेबल नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट जो है ये आंसरेबल नहीं होगी, किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल नहीं होगी, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वे सेपरेटली आंसरेबल होंगी। उन लोगों के लिए, डेमोक्रेसी में उन लोगों के लिए आंसरेबल होंगी जिन्होंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है। क्लियर? क्लियर? सो दीज गवर्नमेंट आर सेपरेटली आंसरेबल टू द पीपल। These government are separately answerable to the people। आया समझ में? अच्छा, ये देखो एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, एक और जो इसमें नहीं है एनसीईआरटी बट हमें पढ़ना है, वो ये है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं की गई है जो एकात्मकता व्यवस्था को बनाती है, जो यूनिटरी गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम के फीचर्स है, और ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो कि फेडरल सिस्टम के फीचर है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में बता देती हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी फिर इसमें आपके फेडरल सिस्टम के जो फीचर्स है वह लिख नहीं पाऊंगी, है ना। चलो नेक्स्ट में बता देती हूँ। तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रोविजन है वह आखिर क्या है ये देख लेते हैं हम। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन, तो पहले तो हम देख लेते हैं फेडरल के, फेडरल सिस्टम के कौन कौन से। पहला तो है इसमें फर्स्ट कि हमारे यहां डुअल पॉलिटी है। दोहरे स्तर पर हमारे यहां सरकारें हैं, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी, डुअल गवर्नमेंट पॉलिटी फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे यहां जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है डिवीजन ऑफ पावर, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ये किस किस के बीच में किया गया है? ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में किया गया है। तीसरा है इसमें रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो तो संविधान
जब हम पढ़ते हैं वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, तब हम उसमें क्या देखते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वह एक लिविंग डॉक्यूमेंट है ना, क्योंकि उसमें जो अमेंडमेंट है वह कैसे हो सकता है, दोनों तरह से। एक कुछ हिस्सा ऐसे है जिसे आसानी से अमेंड किया जा सकता है, ठीक है, वो रिजिड नहीं, वो फ्लेक्सिबल है, लेकिन कुछ हिस्सा ऐसा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जिसे आसानी से अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, उसे हम रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इतनी टफ प्रक्रिया उसकी बना दी गई कि आसानी से तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो यहां हम कहते हैं कि संविधान जो है वह कैसा है, कठोर है। तो संविधान का कठोर होना कि नहीं, जो लिखा है वही फॉलो होगा, और ये बेसिकली फॉलो अप उसी चीज के लिए किया जाता है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखो, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि मान लीजिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि स्टेट के पास ही पावर है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस मामले में फ्लेक्सिबल हो जाता तो सेंट्रल गवर्नमेंट तो जब चाहे स्टेट गवर्नमेंट की पावर को छीन ले। मान लो स्टेट गवर्नमेंट में दूसरी पार्टी की सरकार है, तब ज्यादा हम कहते हैं कि ये जो फेडरल स्ट्रक्चर है ना, इस फेडरल स्ट्रक्चर का जो टेस्ट है वो तब हुआ जब वन पार्टी, अगर हम बात करें कि केवल जब तक कांग्रेस का एक तरह से वर्चस्व रहा, डोमिनेंस रहा, तब तक तो ठीक है, पर जब स्टेट गवर्नमेंट में डिफरेंट पार्टी की सरकार आती है तब जाके फेडरल स्ट्रक्चर का ठीक तरीके से हम टेस्ट कर पाए। सो डुअल पॉलिटी होना, डिवीजन ऑफ पावर होना, रिजिडिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होना, ये सारी चीजें बताती हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है ना। एक और प्रोविजन देख लो जो कि है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इंडिपेंडेंट होगा, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। अगर अब इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्यों आखिर हमारे यहां फेडरल स्ट्रक्चर का प्रोविजन है, बिकॉज ऑफ अगर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में पावर्स को लेके किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है, तब ऐसे में क्या होगा, तब ऐसे में जो जुडिशरी है वह इस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करेगी अकॉर्डिंग हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, है ना। तो इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर है तो फेडरल स्ट्रक्चर जो है वह बचा रहेगा। और नेक्स्ट हम इसमें बात करेंगे बाइकैमरलिज्म, है ना, जो द्विसदनीय व्यवस्था है। नेशनल गवर्नमेंट, नेशनल हमारी, हम अगर पार्लियामेंट की बात करें सो नेशनल गवर्नमेंट भी बाइकैमरलिज्म, और स्टेट की बात करें तो स्टेट में भी आप देखेंगे 7 स्टेट ऐसे हैं जो कि द्विसदनीय व्यवस्था को अपनाए हैं। और लास्टली हम कहेंगे कि जो आर्टिकल 1 है, आर्टिकल 1 है, ये क्या कहता है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, है ना। क्लियर। चलिए तो अब हम सेकंड देखते हैं, यूनिटरी, एकात्मक। अब ये जो एकात्मक व्यवस्था है, इसके ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो कि हमारे संविधान में है। अच्छा ये बताओ, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं इमरजेंसी पावर, आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो इतना तो हम समझ ही सकते हैं कि बच्चों जब इमरजेंसी लग जाती है तो इमरजेंसी पावर ऐसे है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाती है। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो है वो बहुत ज्यादा पावर आ जाते हैं, और ऐसे में हम क्या कहते हैं कि जो है बेसिकली शक्ति जो है वह किसकी तरफ झुकी हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ। तो एकात्मक व्यवस्था जो है वह हो जाती है, ठीक है। सेकेंड हम देखेंगे फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि यहाँ पे रिजिडिटी की बात होती है, चलो यहां पर ही लिख देती हूं ताकि आप अच्छे से कंपैरिजन कर सके। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का बेसिकली जो फ्लेक्सिबल होना, लचीला होना, जैसे कुछ मामलों पर संविधान में बहुत आसानी से संशोधन किया जा सकता है, और यही एक संशोधन है कि स्टेट गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी, जो पावर, जो एग्जिस्टेंट थी वो अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया इमरजेंसी प्रोविजन में, मान लीजिए, है ना। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि शायद ही कोई दुनिया का ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रहा हो जहां इमरजेंसी प्रोविजन इतने पावरफुल है कि कब फेडरल स्ट्रक्चर बड़ी खूबसूरती से यूनिटरी गवर्नमेंट में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला, है ना। तो ये कहा जाता है कि इतने अच्छे तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कर दिया। अब आगे हम देखेंगे इसमें मोर पावर वेस्ट विथ द सेंटर। मोर पावर वेस्ट विथ द सेंटर्स। देखो, तो हमारे यहां जो केंद्र सरकार है,
केंद्र के पास ज्यादा शक्तियां हैं, चाहे हम रेवेन्यू को लेकर कहें, है ना, चाहे हम और भी पावर्स को लेकर कहें, प्रशासनिक शक्तियां कहें, तो ये सारी पावर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पक्ष में झुकी हुई हैं, इसका मतलब क्या है कि यूनिटरी गवर्नमेंट का ये प्रोविजन है बेसिकली। नेक्स्ट हम देखेंगे, देखो जो एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव is the part of legislative. Executive is the part of legislative. अगर जो कार्यपालिका है वह विधायिका का ही अंग है, ऐसे में इसका मतलब क्या है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव अगर एक नहीं है, तब हम कैसे कह सकते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर है। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजन है वह यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेसिकली एक फीचर कहलाएगा, ठीक है। और लास्ट हम इसमें कहेंगे, जैसे कि देखो यूनिटरी है, इसका मतलब क्या है, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप, हमने सिंगल सिटीजनशिप ही अपनाया है ना, सिंगल सिटीजनशिप। आपको पता है फेडरल स्ट्रक्चर के कॉन्सेप्ट की अगर हम बात करें तो इसका एक फीचर होता है डुअल सिटीजनशिप, लेकिन हमने फेडरल स्ट्रक्चर को तो अपनाया पावर शेयरिंग के लिए, लेकिन डुअल सिटीजन को नहीं अपनाया, बल्कि हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट रखा है ना। अब जैसे कि यूएस की अगर हम बात करेंगे तो अमेरिका ने डुअल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वह अपनाया है। एक तो स्टेट की भी आपके पास सिटीजनशिप होगी और दूसरा यूएस की भी होगी, ठीक है। तो यहां पर क्या है, हमने सिंगल सिटीजनशिप जो है वह रखा। और लास्ट हम इसमें देखेंगे गवर्नर अपॉइंटमेंट। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वह कौन करता है, केंद्र करता है। और ऐसे में ये जो शक्ति है वो केंद्र सरकार के पास ज्यादा होती है कि राज्यों में वह चाहे तो हस्तक्षेप कर सकता है। समटाइम्स राज्यपालों को केंद्र का एजेंट भी कहा जाता है ना। तो यहां पर ये जो प्रोविजन है वह यूनिटरी फॉर्म के फीचर से यूपीएससी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सा फीचर ऐसा है जो कि फेडरल का है, या ये सारे फीचर लिख दिए और इसमें डुअल सिटीजनशिप लिख दिया और पूछ लिया कौन सा फीचर है इसमें जो कि यूनिटरी का नहीं है, सो डुअल सिटीजनशिप नहीं होगा। आगे समझ में नहीं आया, बताओ जरा। ये एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं बच्चों, ये एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें पढ़ना है इसको, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूनिटरी गवर्नमेंट। देयर कैन बी अ सब यूनिट ऑफ गवर्नमेंट विच आर सबऑर्डिनेट टू सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या ये सब ऑर्डिनेट होंगे, क्या ये अधीनस्थ होंगे? एंड सेकेंड इज सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पासेस टू प्रोविजनल गवर्नमेंट एज वेल एज लोकल गवर्नमेंट। क्या केंद्र सरकार अनंतिम सरकार के साथ साथ स्थानीय सरकार को भी पारित कर सकती है, इसके लिए प्रोविजन कर सकती है। देयर आर आंसरेबल टू पीपल ऑफ कंट्री, है ना, वे देश की जनता के प्रति जवाबदेह हैं। सो डेफिनेटली ये सारी बातें करेक्ट आपसे पूछा है, सो ऑल ऑफ द अबव, है ना, ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर होगा। क्लियर है? कोई और क्वेश्चन है क्या? चलिए आइए ये क्वेश्चन और देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट फीचर ऑफ फेडरलिज्म? Constitution itself define the jurisdiction of each level of government. The fundamental provision of the Constitution cannot be unilaterally changes by one level of government. Court have the power to interpret the power of different level of government, and source of revenue for each level of government are decided by the different level of government time to time. समय समय पर सरकार के विभिन्न स्तरों के द्वारा जो राजस्व के स्रोत है वह तय किए जाते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा गया है, ऑप्शन नंबर डी जो है वह इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि क्या यहाँ पे पावर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होगा, इस चीज को क्लियर किया गया है किसमें, ताकि स्टेट की जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है वह बनी रहे, है ना, वित्तीय स्वायत्तता बनी रहे। इसलिए राज्यों के लिए रेवेन्यू के सोर्सेस क्या होंगे, किस टैक्स को वह ले सकता है, इन सभी बातों की जो चर्चा है, स्पष्ट इवन जो वर्णन है वह किसमें किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है ना। सो इसलिए बाकी सारे तो फेडरलिज्म के डेफिनेटली होंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर जो डी है ये इनकरेक्ट है इसके बारे में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अच्छा, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, पहले मैं ये समझा दूं उसके बाद क्वेश्चन पूछूंगी। हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो, 2017 का जो क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फीचर है
जो इंडियन फेडरलिज्म का फीचर नहीं है। देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इन इंडिया, ये हम पढ़ चुके कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी होनी चाहिए ताकि समय आने पर अगर कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करा सके। पावर हैव बीन क्लियरली डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट, बिल्कुल सही बात है। द फेडरेटिंग यूनिट हैव बीन गिवन अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द राज्यसभा, ये बात भी सही है, लेकिन रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट अमंग द फेडरेटिंग यूनिट्स, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी जो लिखा है ना वो आर्टिकल 1 का अपोजिट लिखा है। आर्टिकल 1 कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ अ स्टेट, और ये जो यूनियन बना ये ऐसा नहीं था कि सभी राज्य पहले अलग थे फिर साथ में आ गए। देखो बेसिकली किसी चीज को, इसमें वही डिफरेंस है बच्चों, जैसे कि आर्टिकल 1 कहता है, इंपॉर्टेंट है समझना। आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट। अब देखो इसमें वही डिफरेंस है, जैसे कि मान लो आपको ये बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, और एक ये बॉक्स दिख रहा है। अब क्या है बच्चों कि ये जो बॉक्स है ना ये कुछ इस तरह के ब्लॉक्स से मिलकर बना था, लेकिन अब क्या है ये एक बिगर यूनिट्स चूंकि बनाना चाहते थे इसलिए ये एक बॉक्स के अंदर आ गए। और दूसरा ये जो बॉक्स था इसमें क्या किया हमने, पावर शेयरिंग किया ताकि हम ठीक तरीके से जो गवर्नमेंट है उसको चला सके। लोगों के जो हित है वो अगर लोकल गवर्नमेंट भी ये समझे कि उसे और पावर चाहिए अपने यहाँ की चीजों को ठीक करने के लिए तो वो कर सके, उसके पास इतनी ऑटोनॉमी इतने पावर्स हो। तो यहां पर ये जो ब्लॉक आप देखने में बाहरी आवरण जो है वह सेम है ना, देखने में बच्चों जिसका बाहर का बॉक्स है वो आपको सेम दिख सकता है, लेकिन इसमें डिफरेंस है। ये है यूनियन, ये है यूनियन यानी संघ, और ये जो दूसरा ब्लॉक आपको दिख रहा है ये है फेडरल। हालांकि हिंदी में इसको संघ ही कहा जाएगा, इंग्लिश में फेडरल कहा जाएगा। तो आपको पता है कि जो फेडरल है ये इसका उदाहरण है, जैसे कि हम यूएसए की बात करें है ना, तो यूएसए क्या है? फेडरल। तो उसमें क्या हुआ बच्चों कि जो स्टेट है वह साथ में आ गए, है ना, जो स्टेट थे वह कैसे हो गए? साथ में आ गए। और इसका मतलब ये हुआ होल्डिंग, इसको हम कहेंगे कमिंग टुगेदर फेडरेशन। ये जो फेडरेशन है ये आपका होगा कमिंग टुगेदर फेडरेशन। कमिंग टुगेदर फेडरेशन, कमिंग टुगेदर फेडरेशन, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बच्चों कि पहले जो है वह इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे, इसमें क्या है स्वतंत्र इकाइयां थी। हमारे यहां तो ऐसा नहीं था ना, इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे और इन सभी ने एक बड़ी यूनिट बनाने के लिए ये सब एक साथ आ गए। बिगर यूनिट, एक बड़ी यूनिट, बड़ी इकाई बनाने के लिए ये सब क्या किया, इन्होंने एक साथ आ गए। जैसे कि यूएसए है, जैसे कि स्विट्जरलैंड है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, जैसे कि क्या है बच्चों? ऑस्ट्रेलिया है ना। लेकिन अगर हम सेकंड की बात करें तो ये क्या था? ये जो यूनियन है इंडिया दैट इज भारत, हमने इस कॉन्सेप्ट को अपनाया और ये कॉन्सेप्ट है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। तो फेडरलिज्म को श्योर करने के, फॉर्म करने के दो जो तरीके हैं वह हो सकते हैं। एक तरीका हमने देखा कमिंग टुगेदर, मतलब एक साथ आ जाना एक बिगर यूनिट बनाने के लिए, जैसे कि यूएस, जैसे कि स्विट्जरलैंड, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया। लेकिन सेकंड हम कहेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, और इस होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का जो उदाहरण है वह क्या है? इंडिया, स्पेन, बेल्जियम। इसका मतलब क्या होगा? आपको दिख रहा है कि यहां पर जो ये किसी संधि समझौते का परिणाम नहीं थे, बल्कि ये सब ऑलरेडी एक ही थे। तो एक कंट्री ने क्या किया, पावर शेयरिंग के लिए जो अपनी कॉन्स्टिट्यूट स्टेट थे या जो कॉन्स्टिट्यूट पॉलिटिकल जो यूनिट्स थे उसमें पावर्स को डिवाइड कर दिया। सो इसका मतलब क्या हुआ? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो वी आर द लार्ज कंट्री, वी आर द large country decide to divide its power between the state and
नेशनल गवर्नमेंट एंड नेशनल गवर्नमेंट, है ना। तो राज्य और जो राष्ट्रीय सरकार थी इसके बीच में डिवीजन ऑफ पावर किया गया, लाइक इंडिया, लाइक स्पेन। स्पेन भी इसका एक एग्जाम्पल है। आया समझ में? आपको फेडरेशन और जो यूनियन वाला कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया? तो हमने फेडरलिज्म के की फीचर्स पढ़ेंगे हम और देखेंगे। अब की फीचर्स और देख लेते हैं, की फीचर्स, और आगे हम देखते हैं कि देयर आर टू काइंड ऑफ रूट थ्रू विच फेडरेशन हैव बीन फॉर्म। सो फर्स्ट इज कमिंग टुगेदर लाइक यूएस एंड होल्डिंग टुगेदर लाइक इंडिया, स्पेन एंड बेल्जियम। ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर ये इंडिपेंडेंट स्टेट थे ये साथ में क्यों आएंगे? अगर आपने इनको इक्वल पावर नहीं दी तो ये साथ में क्यों आएंगे? खुद सोचो ना। तो इंडिपेंडेंट स्टेट अगर आएगा तो ये इक्वल पावर की डिमांड करेगा नहीं करेगा? ये बताओ। जब आप इक्वल पावर दोगे सभी को तभी तो ये आएगा। तो अगर हम कमिंग टुगेदर फेडरेशन फॉर्म की बात करें तो इसमें सभी यूनिट्स के पास इक्वल पावर होगा। कैसा होगा? ना किसी के पास कम होगा ना किसी के पास ज्यादा होगा, बल्कि सभी के पास यहां पर कैसा होगा? ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट जो स्टेट्स है यूजली हैव इक्वल पावर्स, है ना। लेकिन जब हम बात करेंगे होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म की, और इसमें चूंकि हमने डिवाइड किया था, हमने डिसाइड किया था कि हम डिवाइड करेंगे पावर्स को, तब ऐसे में हम अनइक्वली कर रहे हैं। अनइक्वली करेंगे। अनइक्वली क्यों कर रहे हैं? ताकि जो हमारा इंटीग्रेशन है, जो हमारी राष्ट्रीय अखंडता है वह बची रहे। ठीक है, क्लियर हुआ? आपको ये समझ में आया? सो सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें ज्यादा पावरफुल होगी। अनइक्वली जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वह किया गया, और यहां पर जो केंद्र है या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है ये मोर पावरफुल होगी कंपैरेटिव स्टेट। आ गया समझ में? तो होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर, क्लियर हुआ? चलिए अब चलते हैं आगे और समझते हैं ऐसे क्या क्या की फीचर्स हैं। बेसिकली ये बात जो हमें समझनी थी ना, ये हमें समझनी थी बच्चों की फीचर्स के साथ साथ। ठीक है, की फीचर्स के साथ साथ हमें ये बात समझनी है सो नेक्स्ट है हमारा की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, है ना। फेडरलिज्म किसे कहेंगे, इसके की फीचर्स जो है वह क्या क्या हो सकते हैं उसको हम पढ़ते हैं। तो फर्स्ट तो हमने देखा था टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट मतलब एक से अधिक स्तर पर सरकारें जो है वह टू और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और बेसिकली ईच गवर्नमेंट हैज ओन ज्यूरिडिक्शन। ईच गवर्नमेंट हैज ओन ज्यूरिडिक्शन, अपनी अपनी अधिकारिता होगी। ठीक है, अपना अधिकार क्षेत्र मतलब कहां कहां उसके पावर्स होंगे, क्या उसका ज्यूरिडिक्शन होगा, क्या अधिकारिता होगी। तो यहां पर जो गवर्नमेंट है, जो लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, एक तो एक से ज्यादा है और दूसरा है कि अपना अपना ज्यूरिडिक्शन है। और बेसिकली बच्चों ये जो ज्यूरिडिक्शन होगा ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर किया गया है, संविधान में इसको लिखा गया है। सो कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें स्पेसिफाई किया गया है, और इसलिए ये जो गवर्नमेंट है इसे कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटेड गवर्नमेंट भी कहा जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनली
गारंटीड है ना। सो बेसिकली बिकॉज ऑफ जो स्टेट का एग्जिस्टेंट है, अथॉरिटी है, ये इसमें बनी रहेगी, तो एक तरीके से संवैधानिक जो गारंटी है वह होती है। तो ये फर्स्ट हुआ की फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, है ना। सेकंड हम इसमें बात करते हैं कि जो फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो आसानी से चेंज नहीं हो सकते और यूनिलेटरली चेंज नहीं हो सकते। सो कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक फीचर्स है ना, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह एक तरफा, अगर हम देखें तो जो यूनिलेटरली जो है इसको चेंज नहीं कर सकती, है ना। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिसमें कि आपको जो स्टेट है इसका कंसेंट लेना पड़ेगा। और याद रखना कि जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे, अगर आपको संघ में या कोई भी ऐसा फीचर है जो कि फेडरलिज्म का फीचर है, अगर उसमें चेंज करना है, तब आपको आधे से ज्यादा इवन जो हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स है उसका कंसेंट चाहिए होगा। जैसे कि जीएसटी, जब जीएसटी को लागू किया गया था तब केवल पार्लियामेंट ने यह काम नहीं कर लिया था, बल्कि चूंकि जीएसटी से रेवेन्यू शेयरिंग जो है वह प्रभावित होगा, और ऐसे में अगर रेवेन्यू शेयर हो रहा है, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का मुद्दा है, अलग अलग ज्यूरिडिक्शन है, रेवेन्यू पावर है, तो आप एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर रहे हो। और अगर आप इसमें चेंज करोगे तब डेफिनेटली आपको एटलीस्ट हाफ जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका कंसेंट चाहिए होगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स को अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट सोचे या कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट सोचे, कैन नॉट चेंज बाय वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। सो सच चेंजेस डिमांड करते हैं कि स्टेट का जो कंसेंट है वह हो। एंड नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ रेवेन्यू जो है, नेक्स्ट इज सोर्स ऑफ जो रेवेन्यू है, ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाइड किया गया हो, ठीक है, कि यहां पर टैक्स कलेक्शन कौन करेगा, इसका यूज जो है वह कैसे होगा, ये सारी चीजें क्लियरली। सो बेसिकली ये इंश्योर किसको करेगा, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को। मान लो जो स्टेट है उसके पास तो कुछ है ही नहीं अपना फाइनेंशियल, फॉर एग्जांपल, है ना, ऐसा है नहीं, क्लियरली स्पेसिफाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हम देखते हैं कि यहां पर जो स्टेट गवर्नमेंट है वह हर बार अगर उसे कोई छोटी सी सड़क बनानी है, कोई भी इंफ्रा डेवलप करना है, वह सीधे केंद्र सरकार के पास ग्रांट, अनुदान, रेवेन्यू मांगने पहुंच जाता है। तब ऐसे में आपको नहीं लगता कि ये डिवीजन ऑफ पावर जो है वह एक तरह से इनफ नहीं होता, सफिशिएंट नहीं होता है, इनसफिशिएंट होता। तब ऐसे में क्या है कि फाइनेंशियल जो ऑटोनॉमी, जो वित्तीय स्वायत्तता है वह नहीं रह जाती। तो बहुत जरूरी है कि क्लियरली हम जो है वह अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को इंश्योर कर दें, क्लियरली जो है वह सोर्स ऑफ रेवेन्यू बता दें। अब नेक्स्ट है, देखो कि फेडरलिज्म जो है बेसिकली डुअल ऑब्जेक्टिव्स है इसके। ये दोहरे उद्देश्यों की पूर्ति करता है। पहली तो बात है कि अगर हम ये कहें कि देश की एकता और अखंडता को बचाए रखता है, सेफ गार्ड है, सो सेफ गार्ड टू प्रमोट यूनिटी, safeguard to promote unity, है ना बेसिकली। तो हमारी एकता बनी रहे, इसके लिए जरूरी है ना कि स्टेट जो है वह अलग एक क्षेत्र की मांग ना करने लगे, इंडिपेंडेंट की मांग ना करने लगे। इससे अच्छा क्या है, पावर शेयरिंग कर लो, है ना। एंड देन नेक्स्ट है इसमें अकोमोडेट रीजनल डाइवर्सिटी। रीजनल डाइवर्सिटी मान लीजिए अपने कल्चर को लेकर या फिर अपने लैंग्वेज को लेकर या किसी भी तरह के ट्रेडिशन को लेकर अगर कोई चेंज या कुछ भी ऐसा करना हो, सेंट्रल गवर्नमेंट कर दे, तब वहां के लोग क्या इस डिसीजन को एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर हमें डाइवर्सिटी का सम्मान करना है तब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमने इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, इसी ऑब्जेक्ट को हमने इंश्योर करने के लिए कि जो डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी के साथ अगर यूनिटी हम चाहते हैं बनी रहे, तो बहुत ज़रूरी था कि हम स्टेट और फिर बाद में जो लोकल लेवल है उसको भी अथॉरिटी दे, उसको भी पावर शेयरिंग दे, उसको भी रेवेन्यू एंड टैक्स, बाकी सबके बेनिफिट्स दे।
क्लियर है? तो हमने क्यों अपनाया की फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स? अच्छा, बेसिकली बच्चों इसके उद्देश्य हो सकता है समटाइम्स अलग से भी आ जाए कि हमने फेडरलिज्म को क्यों अपनाया और आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तब आपको इस बात को और भी ज्यादा एलोबरेट करके बेसिकली लिखना होगा, ठीक है? और देखो एक और अगर हम इसका की फीचर देखें फेडरलिज्म का, ये है कि यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना वो अंपायर है। अगर यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट जो है वह अंपायर है। अगर किसी तरह का डिस्प्यूट होता है तो इससे रिजॉल्व कराने का काम जो है वह सुप्रीम कोर्ट का है, और फिर सुप्रीम कोर्ट चेक करेगा कि क्या ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन या जो कुछ भी हुआ क्या वह कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था या रॉन्ग था। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का जो अधिकार है, संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है, वह किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो ये की फीचर्स हो गए। आया समझ में आप सभी को? पहला की फीचर क्या था? जल्दी से देखो, पहला की फीचर था कम से कम एक स्तर पर सरकारों का होना और इनका जो एग्जिस्टेंस और ऑटोनॉमी वह बनी रहे, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में सारी चीजों का जो ज्यूरिडिक्शन है उसको स्पेसिफाई कर दिया है, मतलब इन्हें संवैधानिक जो गारंटी है वह दी गई है। अगर संवैधानिक गारंटी नहीं दी जाती इसका मतलब क्या था? अब फिर कैसे आप फेडरलिज्म को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप लागू, है ना? सेकंड, हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसे कोई भी एक गवर्नमेंट यूनिलेटरली मतलब केवल अपने दम पर उसको चेंज नहीं कर सकती। समटाइम्स स्टेट का जो कंसेंट है वह नेसेसरली होता है। और फिर हमने यहाँ पर सोर्स ऑफ रेवेन्यू, यहां पर हमने राजस्व की बात की और हमने देखा कि स्पेसिफाई किया गया है तो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, वित्तीय स्वायत्तता मिलेगी। फिर हमने डुअल ऑब्जेक्टिव्स की बात की, दोहरा उद्देश्य, एक तो प्रमोट करना यूनिटी को और सेकंड रीजनल डाइवर्सिटी जो है इसको प्रोटेक्ट करना। सुप्रीम कोर्ट जो है अंपायर होगा, है ना? सो कॉन्स्टिट्यूशनली सही है या गलत इस बात की व्याख्या करेगा। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों या फिर साथ साथ लिख लो, ठीक है? चलिए अब देखो, अब नेक्स्ट हमें यह देखना है कि जब हम बात करेंगे इंडिया की तो आखिर इंडिया में ऐसा क्या है जो कि इसको फेडरल बनाएगा। अच्छा, और ये की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म के बाद आपको याद रखना है कि हम इस फेडरलिज्म को फॉर्म कर, मतलब ये जो फेडरलिज्म अभी तक हमने सीखा कि क्या क्या इसके फीचर्स होंगे, तो इसके जो रूट है वह बेसिकली 2 हो सकते हैं इसके फॉर्म करने के। पहला रूट हो सकता है कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म और एक और रूट हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है होल्डिंग टुगेदर, और हम किसका हिस्सा होंगे? होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म का, ठीक है? चलिए, तो अब आप मुझे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। रिगार्डिंग होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, different constituent unit of the federation have unequal power। इक्वल था या अनइक्वल था? किस पावर की बात हुई थी? जब हमने अमेरिका में देखा था कि अगर उसमें इंडिपेंडेंट स्टेट है तो इंडिपेंडेंट स्टेट आपके साथ क्यों आएंगे जब आप सभी को इक्वल पावर देंगे। बट स्पेशली जब हम इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में ऑलरेडी हमने क्या किया है कि ठीक तरीके से डेमोक्रेटिक तरीके से चीजें चलती रही, पावर शेयरिंग कर सके, इसके लिए हमने संघवाद को अपनाया। और यहाँ पर चूंकि हमारी जो इंटीग्रिटी है वह मेंटेन रहे, इसके लिए हमने क्या किया था? अनइक्वल पावर डिवीजन किया था। डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ द फेडरेशन हैव अनइक्वल पावर। क्या ये बात सही है? देयर कैन बी सम कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैज स्पेशल पावर, डेफिनेटली किसी को कम ज्यादा है, स्पेशल पावर्स भी हो सकते हैं। इट शोन स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? और ये स्ट्रॉन्ग फेडरल गवर्नमेंट जो है संघीय सरकार की, एक मजबूत संघ सरकार की जो विशेषता है इसको बताता है। तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होना चाहिए बताइए जरा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन अबाउट इंडियन फेडरेशन। कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड 3 टायर ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से, इस क्वेश्चन को बच्चों ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है ये प्रोवाइड करता है कि 3 टायर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट।
याद रखना कि जब हम बात करेंगे कि जब हमारा देश आजाद हुआ था और जो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन 26 जन 1950 को जो हमने लागू किया, इस ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी, नेशनल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, एंड सेकंड जो था स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार। ठीक है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। फर्स्ट जो है कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया अ फेडरेशन। अच्छा, ये देखो, फेडरेशन ऑफ स्टेट या यूनियन ऑफ स्टेट, फेडरेशन या यूनियन। सो करेक्ट कौन सा स्टेटमेंट होगा? नन ऑफ द अबव, कोई भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, बिकॉज ऑफ आर्टिकल 1 क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट नॉट अ फेडरेशन। ठीक है, तो संविधान में देखो, हिंदी में आपको ये चीज जो है वह सही लग सकती है क्योंकि संघ लिखा हुआ है बच्चों। ये यहां पे वही गलती है, सेम यहीं पे प्रैक्टिस कर लो जो कि आपको यूपीएससी के पेपर्स में मिल जाती है। सीधा ट्रांसलेशन उठा के आपको जब मिल जाता है ना, तब इसी तरह से। और बेसिकली फेडरेशन और यूनियन दोनों के लिए हिंदी में संघ वर्ड ही है, बट इंग्लिश में दोनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है और उसके डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। आया समझ में? सो हिंदी में आपको ये सही लग सकता है, बट ये गलत है। ठीक है, तो ये दोनों ही रॉन्ग है। सो बेसिकली दोनों गलत है ना? समझ गए क्यों गलत है? क्योंकि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमने 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। थर्ड टायर जो हमने जोड़ा, ये हमने जोड़ा 70 जो आपका 73rd एंड 74 जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, जब हमने पंचायत और जो नगर पालिकाएं थी इसको भी साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेटस दे दिया। तो हमने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ही 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट का व्यवस्था क्यों नहीं कर दिया? क्योंकि उस समय की जो हमारी ग्राम पंचायतें थी, जो उस वक्त की हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, वह बहुत ज्यादा जाति पाति और आपसी फूट का शिकार थी। अगर हम उस वक्त इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देखते, वही बात थी कि एक अयोग्य व्यक्ति था। और आप वही बात है कि जैसे मान लो पाकिस्तान है, अब पाकिस्तान के बाद देश के विश्व के सारे अच्छे जो एक हम कह सकते हैं हथियार, मिसाइल्स जो है वह मिल जाए, अपना बुरा करेगा सबका कर देगा, है ना? तो अगर मान लो आपने किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथ में सत्ता दे दी, शक्ति दे दी, तब ऐसे में वह उसका ठीक तरीके से यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएगा, खुद का और सबका बुरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने, नेहरू जी ने जहां पे इस बात को कहा कि अभी हमें अखंडता की जरूरत है, एकता की जरूरत है, और इसके लिए अगर हम बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन कर देंगे, बहुत ज्यादा अति स्थानीयता कर देंगे, तब तो ये हमारी यूनिटी के लिए एक थ्रेट है। और वही डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर कहते हैं कि चूंकि अभी हमारे जो गांव है वे जाति पाति का शिकार है और ऐसे में अभी ठीक नहीं है, वरना पूरे देश का चरित्र जो है वह कुछ इसी तरह का हो जाएगा। तो उस वक्त हमारी ग्राम पंचायतें, नगर पालिका, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की हम बात करें, उतनी सक्षम नहीं थी, तो हमने उस वक्त नहीं दिया उसे कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस। जब लगा कि चलो भाई देना चाहिए, तब हमने दे दिया। तो अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट है व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री। आखिर ऐसा क्या है, ऐसे कौन से फीचर्स है? कुछ फीचर्स हम पहले पढ़ चुके हैं ना, कुछ यहां पढ़ते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, ऐसा क्या है जो हमारे देश को एक संघीय व्यवस्था के रूप में बनाता है? ठीक है, सो सबसे पहले तो देखो कि एक छोटे देश के लिए आसान हो सकता है कि वह बहुत आसानी से जो डाइवर्सिटी है उसको कंट्रोल कर ले, लेकिन जब हम एक वास्ट कंट्री की बात करते हैं जो कि बहुत ज्यादा डाइवर्स पॉपुलेशन है, तब उसमें पावर शेयरिंग और इन सभी चीजों को कर पाना, इंप्लीमेंट कर पाना थोड़ा नहीं बल्कि खासा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हम लैंग्वेज, रीजन और रिलीजन, इन तीनों डाइवर्सिटी को देखें, ठीक ठाक डाइवर्सिटी आपको इंडिया में देखने को मिल जाती है, और ऐसे में फिर हम पावर शेयरिंग अरेंजमेंट क्या करें, ये एक बड़ी परेशानी होती है ना? ये एक बड़ी परेशानी होती है। तो देखो, ओरिजिनली जो है वह हमने कॉन्स्टिट्यूशन में 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की थी। ओरिजिनली अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लिखते हैं। व्हाट मेक्स इंडिया, व्हाट, थोड़ा सा स्पीड से पढ़ लेते हैं, व्हाट मेक्स इंडिया a federal country। ठीक है, what make India a federal country। सबसे फर्स्ट तो देखो,
इसमें आपको आर्टिकल 1 भी याद रखना है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में जहाँ जहाँ प्रोविज़न किया गया है वो भी हमारे लिए ज़रूरी है। इसके अलावा अगर हम ये देखें कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ इसका प्रावधान किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन से आर्टिकल है, तो आर्टिकल 242, 254, आर्टिकल 1 एंड आर्टिकल 245 टू 254 है ना। इसमें कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजंस है 245 से लेके 254 तक, जिसमें कि जो लेजिस्लेटिव पावर्स है स्टेट एंड सेंट्रल के बीच में उसका डिवीजन बेसिकली किया गया है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने आर्टिकल 1 और आर्टिकल 245 से लेके 254 तक की बात कर ली। नेक्स्ट अब देखेंगे कि चूंकि इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स है, लैंग्वेज देखें 2011 सेंसस जो है इसके अकॉर्डिंगली आई थिंक 1000+ जो लैंग्वेज है, 1000+ जो मदर लैंग्वेज है वह देखी गई थी, ठीक है। अगर हम रीजन टू रीजन देखें तब भी बहुत है, और अगर हम रिलीजन की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको रिलीजन के लेवल पर, ट्रेडिशन के लेवल पर जो डाइवर्सिटी है वह इंडिया को देखने में मिलती, इंडिया में देखने को मिलती है, ठीक है। अब देखो जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, जो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं ना, वो यही का है। अगर हम अपने ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी, 2 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात की गई थी। अब ये बताओ कि हमें क्या जरूरत थी 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की, वाई? अगर हम 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो आखिर हमें इसकी जरूरत क्यों थी? क्योंकि इतना ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है, इसलिए हमें ज़रूरत थी कि हम बेसिकली स्टेट और लोकल लेवल पर वो सभी इनको ऑटोनॉमी दे सके, वो अधिकार दे सके, ताकि ये ठीक तरीके से बेटर एडमिनिस्ट्रेशन जो है उनका हो सके, है ना। तो देखो बच्चों, ओरिजिनल अगर हम की बात करें तो 2 टायर सिस्टम, बट यहाँ पर 3 टायर जो गवर्नमेंट है इसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। और ऐसे में हमने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में एक और प्रोविजन याद रखो कि हमने 3-फोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन में 3-फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर की जो बात है वह की गई थी। 3-फोल्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर, 3-फोल्ड ऑफ लेजिस्लेटिव पावर। और यहां पर हमने 3 सूचियां बनाई। कौन कौन सी है वे 3 सूचियां? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट जो है संघ सूची बेसिकली, इसमें वे सब्जेक्ट दिए गए हैं जिसमें नियम पॉलिसीज बनाने का अधिकार केवल और केवल किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है ना। तो देखो यहाँ पर इनमें उसमें उन सब्जेक्ट को शामिल किया गया है जो कि नेशनल लेवल पर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक अगर हम डिफेंस की बात करें, लाइक हम बैंकिंग की बात करें, मतलब जिन पर बेसिकली हमें थोड़ा सा यूनिफॉर्म टाइप के लॉज की ज़रूरत होती है, देश की एकता के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। लाइक हम कम्युनिकेशन की बात करें तो इस तरह के जो सब्जेक्ट है वो यूनियन लिस्ट में शामिल है। और यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट की सूची दी गई है उस पर नियम बनाने का जो अधिकार है वह केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट का है। अब ठीक इसी तरह स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं। तो देखो बच्चों, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट दिए गए हैं इसमें नियम बनाने का अधिकार किसका? स्टेट को है। जैसे कि इसमें पुलिस, ट्रेड है ना, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इस तरह के सब्जेक्ट हैं। अब बात आती है कि राज्य सूची हो गई। अब ये है आपकी कॉन्करेंट यानी समवर्ती सूची। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? जब एक बार स्टेट यूनियन की बात हो गई, स्टेट की बात हो गई, कॉन्करेंट का मतलब है कि इसमें जो भी विषय शामिल है उसमें स्टेट एंड एज वेल एज जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों को ही नियम बनाने का अधिकार रहता है। लेकिन अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो, आप खुद सोचो, लॉजिक लगाओ कि हमारे यहाँ फेडरल स्ट्रक्चर है और हमारे यहाँ जो पावर है वह ज़्यादा पावरफुल कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ऐसे में अगर कोई डिस्प्यूट होता है तब क्या होगा? तब कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये ज़्यादा पावरफुल होगी। अब देखो, जैसे कि हम मैरिज की बात करें, सक्सेशन की बात करें, अडॉप्शन की बात करें, इस तरह के जो भी सब्जेक्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल होंगे और इस पर नियम बनाने का जो अधिकार है वह दोनों का होगा। आया समझ में? आ गया समझ में, है ना? क्लियर है? सो व्हाट मेक इंडिया
फेडरल समझ में आ गया। ये 2-3 चीजें ऐसी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये 3 फोल्ड ऑफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये बताएगा कि क्या हमारा जो नेचर है वह फेडरल है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम बात करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए, डिवाइडेड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 3 लिस्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इटसेल्फ डिवाइड पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट इन 2 लिस्ट, list the power of a state and left the undefined power to the state, and specify the power of a state and left the residuary power with the center। क्या होगा इसका आंसर? कॉन्स्टिट्यूशन में ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा कि 3 सूचियों में केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित जो शक्तियां हैं इस ये कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, इसमें आपको जो याद रखना है वो ये है कि यहाँ पे एक नई बात की गई है। हमने 3 सूचियों की बात कर ली, 3 लिस्ट, 3 फोल्ड जो लेजिस्लेटिव पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। लेकिन अब यहाँ पर रेसिड्यूरी पावर की बात हो गई। इसका मतलब क्या होगा? रेसिड्यूरी पावर यानी ऐसे विषय, अवशिष्ट शक्तियां, है ना, अवशिष्ट विषय जो कि यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट इन तीनों ही सूचियों में नहीं है, इसमें लिस्ट नहीं है, इसमें लिस्टेड नहीं है, उसे रेसिड्यूरी पावर कहेंगे। लाइक अ सॉफ्टवेयर, अगर हम जैसे हम साइबर अटैक की बात करें, नया कॉन्सेप्ट है वैसे भी, है ना, साइबर अटैक। उस वक्त इतना इंटरनेट और सारी चीजें थी ही नहीं कि हम उस वक्त साइबर अटैक जो है उसको रख देते। साइबर अटैक की बात करें, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात करें, है ना, तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि लिखी हुई नहीं है, रेसिड्यूरी पावर कहेंगे, अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। और ये जो शक्तियां है वे किसके पास है? केंद्र के पास है। जो पार्लियामेंट है वह इस संबंध में अधिकारिता रखता है, उसका ज्यूरिडिक्शन एरिया होगा। आया समझ में? तो ये बात आपको याद रखना है कि यहाँ पर 3 फोल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है और साथ में यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना, और ये 3 लिस्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है और सारे पावर्स जो है वे डिवाइड किए गए हैं। आप थोड़ा सा और लिस्ट पे आ जाओ। जब चूंकि लिस्ट की बात हो रही है, यूपीएससी इस तरह से जो क्वेश्चन है बच्चों वह पूछ चुका है। ठीक है, क्वेश्चन है आपके सामने कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन कॉनकरेंट लिस्ट। सबसे पहले तो ये देखो, कॉनकरेंट लिस्ट का मतलब क्या है कि इस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों को अथॉरिटी होती है कि वह लॉ मेकिंग कर सके। लेकिन अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तब फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो उसको प्रिवेल किया जाएगा। सो कॉमर्स, फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज, एडॉप्शन एंड सक्सेस, इसमें कौन सा आंसर जो है वह सही होगा? कौन सा कॉनकरेंट जो लिस्ट है इसमें इंक्लूड है? देखो, अगर हम कॉमर्स की बात करते हैं तो जो कॉमर्स है ये स्टेट लिस्ट में शामिल है। ट्रेड एंड कॉमर्स स्टेट लिस्ट का विषय है, राज्य सूची का विषय है। तो 1 को अगर हम छोड़ दें तो 2, 3, 4 एंड 5 ये सारे जो है फॉरेस्ट, एजुकेशन, मैरिज एंड एडॉप्शन एंड सक्सेशन, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं इन पे नियम बनाने का जो अधिकार है वह किसका होगा? सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट दोनों का होगा। क्लियर? नेक्स्ट। सो जो सब्जेक्ट ऑफ कॉमन इंटरेस्ट होते हैं, है ना, वो इसमें शामिल किए जाते हैं। स्टेट एंड एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वह इस पे नियम बना सकती है। अब नेक्स्ट है इसमें कि स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वह कौन सा होगा? स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है वह कौन सा होगा? ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड यूनियंस। स्टेट लिस्ट ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ट्रेड यूनियन एंड कॉमर्स। लास्ट हमने बात की ट्रेड यूनियन जो है वह कॉनकरेंट लिस्ट का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, कॉनकरेंट लिस्ट समवर्ती सूची का विषय होगा, समवर्ती सूची का विषय होगा। है ना। सो 4 इसमें से आप डिलीट कर दें। क्या आंसर आ रहा है? 4 भी है। ट्रेड एंड कॉमर्स तो है ही स्टेट लिस्ट में। 1, 2, 3 एंड 5, 1, 2, 3 एंड 5, ठीक है, ये स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट होंगे। और अब एक और क्वेश्चन,
इन केस ऑफ क्लैश, किस चीज का क्लैश? बिटवीन द लॉ मेड बाय द सेंटर एंड स्टेट ऑन अ सब्जेक्ट ऑन द कॉन्करेंट लिस्ट। अगर समवर्ती सूची में किसी विषय पर कोई विवाद आ जाए तब किसकी मानी जाएगी? स्टेट लॉ को प्रिवेल किया जाएगा, है ना, सेंट्रल लॉ प्रिवेल होगा, बोथ लॉ प्रिवेल विद देयर रेस्पेक्टिव ज्यूरिडिक्शन, अपनी अधिकारिता के क्षेत्र में दोनों ही प्रचलित होंगे, या फिर द सुप्रीम कोर्ट हैज टू इंटरवेन टू डिसाइड, या फिर सुप्रीम कोर्ट इस बात का हस्तक्षेप कर दे, सुप्रीम कोर्ट इस चीज को सुलझा दे कि किसका जो लॉ है वह प्रिवेल होगा। सो लास्ट हमने क्या देखा था कि अगर किसी भी तरह का कोई इस तरह में डिस्प्यूट क्लैश होता है बिटवीन द स्टेट एंड सेंटर लॉ, तो फिर सेंट्रल लॉ जो है ये प्रिवेल होंगे। ठीक है, जैसे कि चलिए इसके पॉइंट्स तो देख ही चुके हैं। एक और क्वेश्चन, हु हैज ज्यूरिडिक्शन ओवर अ रेसिड्यूरी सब्जेक्ट विच इज नॉट इंक्लूडेड टू एनी सब्जेक्ट लिस्ट। अगर जो 3 सूचियां दी गई हैं, ये बताओ कि हमने ये जो लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट है हमने किस कंट्री से लिया है। जो ये रेसिड्यूरी, देखो रेसिड्यूरी पावर मतलब कहीं नहीं लिखी है ना, उन पावर्स को हमने रेसिड्यूरी, अवशिष्ट, अवशिष्ट मतलब होता है बचा हुआ, बची हुई शक्तियां, ये किसके पास है? यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, बोथ यूनियन स्टेट गवर्नमेंट, या प्रेसिडेंट। आप प्रेसिडेंट में कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। सो यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि अगर जो रेसिड्यूरी जो भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। सो ये किसी भी लिस्ट में अगर इंक्लूडेड नहीं है तो यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर, यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन इंडियन फेडरेशन सम स्टेट एंजॉय स्पेशल स्टेटस। देखो अगर हम ये देखें फेडरलिज्म, तो क्या सभी को समान शक्तियां दी हैं या कुछ स्टेट को हमने स्पेशल स्टेटस, विशेष प्रावधान भी दिया? जैसे कि आर्टिकल 370 के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेट का जो स्टेटस है वह दिया गया था, है ना, 2019 में हटा लिया गया और वहां पर जम्मू कश्मीर लद्दाख 2 यूटीज बना दिए गए। तो देखो क्या किया कि हमारे संघवाद का नेचर क्या है, हमने क्या किया है कि मान लीजिए किसी एक जगह का अगर कोई सोशल या फिर हिस्टोरिकल ऐसी नीड हमें दिखाई देती है, नेसेसरली है, तब हम क्या करते हैं, उस डिफरेंट सोशल स्टेटस और सारी चीजों को मेंटेन करने के लिए वो हिस्सा असंतुष्ट ना हो, वह क्षेत्र असंतुष्ट ना हो, जुड़ा रहे खुशी के साथ इंडिया में, तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उसको स्पेशल स्टेटमेंट दे देते हैं। जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट के कुछ स्टेट को दे दिया, मिजोरम को दे दिया। सो दे एंजॉय स्पेशल स्टेटस अंडर आर्टिकल 371 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन and they enjoy special status with considering social circumstances and historic background। इनकरेक्ट आपको बताना है। देखो स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, स्पेशल स्टेटस एक तो आर्टिकल 361 आपको याद रखना है। तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जिसके पास ये स्पेशल स्टेटस है, लाइक असम, नागालैंड, असम, नागालैंड, मिजोरम, ठीक है, इनके पास कुछ ऐसे विशेष पावर हैं। और जैसे कि अरुणाचल प्रदेश भी है, तो इन सभी के पास आर्टिकल 371 के अंतर्गत कुछ हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस, सोशल सर्कमस्टांसेस को लेकर कुछ विशेष पावर एंजॉय करते हैं। सो इनकरेक्ट पूछा था, चूंकि दोनों करेक्ट है, आंसर इज नन ऑफ द अबव। इनकरेक्ट पूछा था, है ना, इनकरेक्ट नहीं बल्कि दोनों ही जो है वह राइट है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पावर शेयरिंग बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट। The sharing of power between the union government and the state government is basic structure of the constitution। आपको पता है। अच्छा ये बताओ कि जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वह क्या अपने डिसीजंस को चेंज कर सकता है? जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट ने जो भी डिसीजन लिया वो बाकी जो भी हाई कोर्ट्स और बाकी जो भी कोर्ट है इंडिया में, इंडिया के टेरिटोरी में, सभी के लिए बाइंडिंग नेचर होगा कि उसको आपको मानना ही मानना है उस निर्णय को जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिया। बट इस बात से सुप्रीम कोर्ट खुद नहीं बंधा है। वही बात हो गई कि हमने केवल दूसरों के लिए लिमिटेशंस बनाई, खुद के लिए नहीं बनाई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो उसको चेंज कर सकता है, खुद नहीं माने उसको चेंज कर दे, उसकी नई व्याख्या कर दे, उसकी नई व्याख्या कर दे, है ना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट ने
तीन ऐसे डिसीजन दिए जिसमें फेडरलिज्म को कभी फेडरलिज्म को बेसिक स्ट्रक्चर माना, कभी नहीं माना, और फिर कहा कि हाँ संसद जो है वह बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती। तो हम देखते हैं कि the sharing of power between the union government and state government is basic structure of the constitution. Basic structure of the constitution का मतलब क्या होगा कि कुछ ऐसे पिलर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कि अगर हमने उसको चेंज किया तब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन नकारात्मक प्रभावित होगा, एडवर्सली अफेक्ट होगा, है ना। तब हमें उसमें चेंज नहीं करना है। और आपने केशवानंद जो मामला सुना 1973, केशवानंद जो जजमेंट है, केशवानंद भारती जजमेंट, उसमें यही कहा गया कि जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करने का जो पावर है वह लिमिट हो जाता है कहाँ पे, जहां से बेसिक स्ट्रक्चर जो है स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। सो द पार्लियामेंट कैन नॉट चेंज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिक स्ट्रक्चर तो है ना, पर कैन नॉट चेंज पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। क्या अच्छा राज्यों को जो अधिकार दिया क्या उसमें कोई चेंज नहीं हो सकता? अरे चाहे तो कुछ तो चेंज किया ही जा सकता है, इंपॉर्टेंट चेंज तो किया ही जा सकता है। जैसे कि देखो सेकंड रॉन्ग है ना, इनकरेक्ट पूछा है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। अब देखो कैसे चेंज किया जा सकता है। याद रखो कि लास्ट हमने देखा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है आर्टिकल 360 दो ऐसे प्रावधान देता है, दो ऐसी प्रक्रियाएं देता है, एक तो स्पेशल मेजोरिटी और दूसरा स्पेशल मेजोरिटी प्लस एटलीस्ट हाफ जो स्टेट लेजिस्लेटिव है उनका कंसेंट, है ना। तो देखो अगर पार्लियामेंट जो है वह चेंज करना चाहे इस नेचर को, तब आपको याद रखना है कि ये चेंज करने के लिए वह चेंज कर सकता है, लेकिन कैसे करेगा? तो 1/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी प्लस हाफ स्टेट का कंसेंट। पार्लियामेंट के जो हाउसेज हैं और ये जो मेजोरिटी है वह कितनी होनी चाहिए? 2/3 मेजोरिटी एंड प्लस एटलीस्ट जो हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं, लेजिस्लेटिव्स हैं, उनका कंसेंट, है ना, उनका कंसेंट। इससे जो है वह चेंज हो सकता है। सो फर्स्ट जो है वह सही है, सेकंड जो है वह रॉन्ग है। कुछ और पॉइंट्स एक और आपका इंपॉर्टेंट रह गया है और ये है आपका हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, है ना, हाउ इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस। तो कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिख दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है? लिख दिया गया है, लेकिन ये संघीय व्यवस्था चलती कैसे? क्या केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह सफिशिएंट है? कॉन्स्टिट्यूशन नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट, है ना। तो रियल अगर आपको फेडरलिज्म को प्रैक्टिस में लाना है तो ये देखना होगा कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं और जो हमारी गवर्नमेंट चल रही है वो किन प्रक्रियाओं को अपना रही है, ठीक है। सो याद रखना कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन जो है वह नेसेसरी है, लेकिन संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी? तो सबसे फर्स्ट हमें इसमें क्या देखना है कि संघीय व्यवस्था चलाने के लिए हमने क्या किया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चीजों को मेंशन कर दिया। लेकिन केवल कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये क्या है? अनिवार्य हो सकता है, नेसेसरली है बट नॉट सफिशिएंट, बट नॉट सफिशिएंट। तो अगर ये सफिशिएंट नहीं है बट नॉट सफिशिएंट, तब सफिशिएंट क्या है? तो फेडरलिज्म जो है सरकार ऐसी आ जाए, केंद्र सरकार ऐसी आ जाए, तानाशाह हो जाए, कुछ ऐसी व्यवस्था ही ना बचे। जैसे कि चलो इंदिरा गांधी की सरकार की बात कर ले तो कुछ उसमें जैसे कि आप आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविजन और कुछ ऐसे प्रोविजन पढ़ते हैं जब लोगों ने कहा कि अभी जो समय चल रहा है वो एक तरह से लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है ना, डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि कुछ ही लोग ऐसे थे, जैसे कि इंदिरा जी के समय में किचन कैबिनेट का एक कॉन्सेप्ट आया था कि केवल 2-4 ही बड़े नेता थे जिनके माध्यम से पूरी जो सरकार है वह बेसिकली चल रही थी। तब हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इस तरह की सरकार आ जाए तब वह स्टेट को कितने ही अधिकार देगी। तो फेडरलिज्म जो है ये रियल पावर में कब आएगी? फेडरलिज्म अगर आप चाहते हैं कि रियल सक्सेस हो तो इसके लिए ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। सीधी लाइन ये है इसमें कि किसी भी देश में जो संघवाद है, ठीक है, तो संघवाद की सक्सेस जो है
संघवाद की सफलता या प्रैक्टिस इस बात पर निर्भर करेगी, किस बात पर निर्भर करती है, कि वहां की राजनीतिक व्यवस्था कैसी है, वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था कैसी है ना। अगर राजनेता ऐसे आ जाते हैं बस सरकार को कुछ इस तरीके से चलाए कि स्टेट को शक्तियां ही ना दें। अब पता है इसकी परीक्षा कब होती है, कुछ इसकी बातें कर लेते हैं हम। सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि बेसिकली हमने क्या किया कि फेडरलिज्म जो है इसको अपनाने के लिए और डाइवर्सिटी को बनाने के लिए ऐसे 3 समय आए जब सच में फेडरलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या हमने अपनाया है नहीं अपनाया, इसकी परीक्षा हो जाती है। फर्स्ट है आपका लिंग्विस्टिक स्टेट, लिंग्विस्टिक स्टेट, भाषाई राज्य, है ना। संघीय व्यवस्था कैसे चलेगी, तो इसमें हम पहली बात तो हमने समझ ली कि केवल कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बल्कि नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स क्या है इस पर डिपेंड करेगा फेडरलिज्म, और यहां पर हम इसको परखते हैं बेसिकली। तो जब भाषाई राज्य की मांग उठी थी तब हम देखेंगे कि वाज द फर्स्ट मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन अवर कंट्री, कि क्या हमने सही मायने में लोकतंत्र को अपनाया नहीं अपनाया। सेकंड इज लैंग्वेज पॉलिसी, भाषाई नीति, है ना, लैंग्वेज पॉलिसी। और थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशन, थर्ड इज सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। तो जब हम इन तीनों पर इस चीज की परीक्षा करते हैं, जब हम इसको ठीक तरीके से अप्लाई करेंगे तब जो हमारा फेडरलिज्म है वह परिपक्व होता है, तभी हमें अपने फेडरलिज्म की जानकारी सही मिलती है। हाउ इट इज फेडरलिज्म प्रैक्टिस, ठीक है। चलो अब एक एक करके इन तीनों को समझने की कोशिश करते हैं। देखो अभी बच्चों ये लिखवा नहीं रही हूं, है ना, इसमें ही हम समझेंगे। देखो लिंग्विस्टिक स्टेट एक पहला मेजर टेस्ट थे कि क्या हम भाषाई आधार पर अगर राज्यों को बना रहे थे तब हमारी एकता जो है वह प्रभावित हो रही थी। तो फर्स्ट मेजर टेस्ट था हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का। और अगर हम 1947 से 2023 तक देखें, चलो हम 1947 से बच्चों 2023 तक अगर देखें तब हम देखेंगे कि कितने सारे स्टेट जो पहले नक्शे पर थे अब नहीं है, तो वो स्टेट्स गायब हो गए। कुछ स्टेट्स ऐसे थे, है ना, तो उनकी जो सीमाएं हैं वह बदल गई। कुछ स्टेट को डिवाइड करके 2 स्टेट बना दिया गया। तो यहां पर क्या है, आपको पता होगा कि पार्लियामेंट के पास ये पावर है, इस आर्टिकल में है कि वह चाहे तो जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है, जो राजनीतिक जो मानचित्र है, उसको अपने अनुसार ही चेंज कर सकता है और इसके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती। इसे बेसिकली याद रखना, संविधान संशोधन टेक्निकली नहीं माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसे संसद केवल अपनी मर्जी से कर सकती है। सो देखो कि ओल्ड स्टेट हैव वैनिश्ड एंड मैनी स्टेट हैव बीन क्रिएटेड, बहुत सारे, और एरिया, बाउंड्री और नेम की बात करें तो ये चेंज हो जाते हैं। और ऐसे में जब हम देखते हैं कि कुछ स्टेट फॉर्म्ड होते हैं सेम लैंग्वेज के आधार पर, जिसे कि लिंग्विस्टिक स्टेट कहा जाता है, कि भाषाई आधार पर हमने अपनी डाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया कि ना केवल लिंग्विस्टिक आधार पर हमने राज्यों को बनाया बल्कि इसके अलावा हमने रीजनल, उनकी ट्रेडिशन, उनके जो कल्चरल चीजें थी उसको भी रिकॉग्नाइज करते हुए जो स्टेट है वह क्रिएट किए। और ना केवल इस तरह से लिंग्विस्टिक और कल्चरल आधार पर स्टेट्स बनाने के, जैसे कि हम कल्चर की बात करें या फिर हम एसटीज की बात करें तो आप देखेंगे कि जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है ज्यादातर, उसको जो फॉर्म किया गया उसका एक आधार यही था, है ना, कि उनके कल्चर को सेव करने के लिए हमने उस तरह के स्टेट फॉर्म किए। तो शुरुआत में ये लगता था कि ये देश के इंटीग्रेशन के लिए खतरा है, लेकिन वास्तव में ऐसा सिद्ध नहीं हुआ। इससे हमारा फेडरेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हुआ, इससे हमारे जो डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस थी वह और भी ज्यादा उसको बल मिला, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करेंगे लैंग्वेज पॉलिसी की। बेंगलोर में सरकार हिंदी को प्रमोट करने के लिए, अभी 1-2 साल पहले की बात है, हिंदी को प्रमोट करने के लिए हिंदी में वहां लगा देती है कुछ बैनर्स। लोगों ने आग लगा दी। क्यों? बर्दाश्त ही नहीं था। क्या क्यों बर्दाश्त नहीं था? कि आप भाषा नहीं थोप सकते। जब अंग्रेज देश को छोड़कर गए उस वक्त यह तय हुआ कि हम इंग्लिश को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज 1965 तक यूज करेंगे, लेकिन फिर तमिलनाडु जो है उसने शुरू कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। बहुत स्ट्रॉन्ग अपोज किया इस बात को कि इंग्लिश जो है वह चलती रहनी चाहिए एज ऑफिशियल लैंग्वेज। हमने इस देश की डाइवर्सिटी को देखते हुए, हालांकि 40% लोग ऐसे हैं, 40% ऐसे हैं जो कि हिंदी उनकी मदर टंग है ना,
40% है, लेकिन उसके बाद भी हमने हिंदी को नेशनल लैंग्वेज, आप कहते हैं कि राष्ट्रभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है बच्चों, ये राजकीय भाषा है, राजभाषा कह सकते हैं आप इसको, नेशनल लैंग्वेज नहीं कह सकते, आप इसको ऑफिशियल लैंग्वेज कह सकते हैं। ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब है कि स्टेट और सेंटर का जो कामकाज है वह उसमें होगा। जैसे कि आप राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सुनते हैं, आप देखेंगे कि वह हिंदी इंग्लिश दोनों में होता है। आप सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई या समन ऑर्डर देखते हैं, वह हिंदी इंग्लिश दोनों में होते हैं। आप यूपीएससी का नोटिफिकेशन देखते हैं, वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है। हमने 22 ऐसी लैंग्वेज है, जैसे कि आप देखेंगे 22 लैंग्वेज को आपने शेड्यूल लैंग्वेज जो है वह बनाया हुआ है कि बच्चे एग्जामिनेशन देने में, यूपीएससी में भी वो सारी भाषाएं लिखी हुई है कि आप किसी भी भाषा से एग्जाम दे सकते हैं, है ना। ये क्या था, हमने लैंग्वेज पॉलिसी इस तरह की अपनाई थी। तो यहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से हिंदी को एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज, और हर एक, ना केवल नेशन की बल्कि अलग अलग स्टेट की, जैसे कि उत्तराखंड ने क्या किया, संस्कृत को एज ऑफिशियल लैंग्वेज बता दिया। तो स्टेट जो है वह अपनी एक राजकीय जो काम है, ऑफिशियल जो काम है, वो सारे अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज में कर सकता है ना। तो हमने क्या किया, बहुत अच्छे से इस तरीके, इस ढंग को निपटाया। ये हमारी दूसरी परीक्षा थी जिसमें हम पास हो गए। अब तीसरी परीक्षा थी सेंट्रल स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन तब तक तो ठीक थे जब तक एक ही पार्टी की सरकार थी, क्योंकि सब वही थे। मान लो कांग्रेस का जब डोमिनेंस था तब सभी जगह कांग्रेस की ही गवर्नमेंट थी, कोई दिक्कत नहीं हुई। तब तक ऐसा लगता नहीं था कि जो स्टेट है उसका एक एग्जिस्टेंस जो है वह अलग से होगा, उसकी ऑटोनॉमी की परीक्षा तब तक नहीं हुई थी। इसका सही एग्जामिनेशन तो तब हुआ जब कांग्रेस का डोमिनेंस नहीं रहा, या फिर कांग्रेस अगर सेंटर में थी तो ऐसे में स्टेट में डिफरेंट पार्टी आई और यहाँ पे संघवाद को एक धक्का लगा। वो कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि गलत तरीके से जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, उसके जो पावर्स उसको डिनाई कर दिया। आर्टिकल 356 इसका एक बहुत ही कंट्रोवर्सी आर्टिकल है, जिसमें कि स्टेट जो लेजिस्लेचर है ना, बेसिकली उस सबको अनकॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर निलंबन उसका कर दिया जाता है, और इसके बाद वहां पर राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट जो रूल है वह लगा दिया जाता है। तो बेसिकली सेंट्रल स्टेट रिलेशन जो है ना, ये एक जैसे जैसे परिपक्व होते रहे, जैसे जैसे हमारी राजनीति परिपक्व होती रही और स्ट्रांग होती रही, वैसे वैसे फेडरलिज्म जो परीक्षा है बेसिकली वह होती रही। ठीक है, क्लियर है। तो लिंग्विस्टिक की हमने बात कर ली, हमने बात की सेम लैंग्वेज की, लैंग्वेज पॉलिसी की हमारी बात हो गई, और नेक्स्ट हमने देखा सेंटर स्टेट रिलेशन। और जब तक एक पार्टी की सरकार थी तब तक स्टेट का एग्जिस्टेंस उतना समझ में नहीं आता था। फेडरलिज्म का मतलब 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट, और अगर सेम ही पार्टी की सरकार है तब उतना स्टेट का जो पावरफुल एक प्रेजेंटेशन वो उस वक्त नहीं दिखाई दिया। लेकिन बाद में जब हम देखेंगे कि डिफरेंट हुए, तब ऐसे में मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वह दिखाई दिया। अच्छा, एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना बच्चों, कि अगर मान लीजिए आर्टिकल 356 ये प्रूव हो जाए कि जो ये मिसयूज हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन क्या, तो क्या इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है? जुडिशरी क्या इसका रिव्यू कर सकती है या नहीं कर सकती? अगर ऐसा कोई केस हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फेडरलिज्म है वह अंडरमाइन हो गया, उसकी जो स्पिरिट है वह कम हो गई। ठीक है, अब हम लास्ट देखेंगे डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। हमने क्या किया, डिसेंट्रलाइजेशन कैसे किया? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होगा कि स्टेट और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे पावर उठा के लोकल गवर्नमेंट को दे देना। और ये डिसेंट्रलाइजेशन हमने ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस के साथ कब किया, कि सबसे फर्स्ट तो हमने देखा कि हाँ, यहाँ पर जो है वह केंद्र की सरकार थी फर्स्ट जो है। ठीक है, तो सेंट्रल और स्टेट तो पहले था। अब 73rd एंड जो 74th कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट हुए, इससे लोकल जो सेल्फ गवर्नमेंट था, है ना, स्थानीय सरकार, इसको कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस दे दिया। ठीक है, सो देखो, द पावर इज टेकन अवे फ्रॉम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एंड गिवन टू द लोकल गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन। और बेसिकली इस डिसेंट्रलाइजेशन के पीछे का जो आइडिया है वह ये है कि अगर लोकल जो लोग है, देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब होता है लोकल अफेयर्स को लोकल लोग, लोकल जो पीपल है वह अपनी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट के द्वारा सॉर्ट कर ले उस मैटर को, है ना, लोकल अथॉरिटी। और वो लोकल अथॉरिटी वहां के जो लोकल पीपल हैं वह इलेक्ट करेंगे। इन्हें ये अथॉरिटी है कि ये लोकल लेवल पर जो भी अफेयर्स है, देखो इसके पीछे का एक ये तर्क दिया जाता है, लॉजिक है कि अगर किसी जिस जगह पर प्रॉब्लम है, जिस जगह पे प्रॉब्लम है
तो उसे निपटाने के लिए वहां के लोगों के पास ज्यादा नॉलेज है, वो उस बैकग्राउंड को समझ रहे हैं और इसलिए जरूरी है कि वही उसको सॉर्ट भी कर ले। ठीक है, सो देखो लोकल पीपल कैन ऑल्सो डायरेक्टली पार्टिसिपेट। तो पार्टिसिपेट अगर डेमोक्रेसी में करना है तो इससे अच्छा क्या होगा कि आप लोकल लेवल पर भी देख लो चीजें। अ मेजर स्टेप टुवर्ड डिसेंट्रलाइजेशन was taken in 1992 and constitution was meant to make the third tier of democracy more powerful and effective। ठीक है, सो देखो की फीचर्स क्या हो गए थर्ड टायर ऑफ डेमोक्रेसी के। हम देखेंगे कि बेसिकली अब 1992 के बाद जब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया तो अब पहले के जो चुनाव होते थे, इनके इलेक्शंस होते थे, वह प्रॉपर नहीं थे, मैंडेटरी नहीं थे, कभी हो रहे कभी नहीं हो रहे। ये जो गवर्नमेंट चुनी जा रही थी वो इलेक्टेड भी नहीं हुआ करती थी समटाइम्स। सो यहाँ पर देखो जब कॉन्स्टिट्यूशनल यहाँ पे मैंडेटरी कर दिया कि यहाँ पे जो इलेक्शंस है वह कैसे हो, रेगुलरली हो, और इसके लिए किया गया क्या कि एक स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है वो बना दिया गया जो कि इस चीज को एग्जामिन करेगा, इस चीज को देखेगा, प्रॉपर मॉनिटरिंग करेगा। और अगर मान लो इसकी अवधि जानते हो कितनी रखी गई कि चलो 5 ईयर के लिए एक लोकल गवर्नमेंट होगी, बट अगर 5 ईयर के पहले इसको डिसॉल्व कर दिया गया, ये यूपीएससी ने पूछा था, डिसॉल्व कर दिया गया तो विद इन 6 मंथ इसके जो चुनाव है वह आपको कराने होंगे, फिर से री इलेक्शन कराने होंगे। सीट्स आर रिजर्व इन द इलेक्टेड बॉडी एंड द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ SC ST OBC और इवन वुमेन। देखो बच्चों कि ना केवल यहाँ पर मेंबर्स बल्कि जो अध्यक्ष पद है, चेयरपर्सन है, उसके लिए भी जो सीट है वह रिजर्व की गई। और स्पेशली अगर हम वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स को लेकर 1/3 जो रिजर्वेशन है वह किया गया। 1/3 सीटों पर केवल वुमेन्स कैंडिडेट्स ही आएंगे, है ना, क्लियर है। एटलीस्ट 1/3 ऑल पोजीशन आर रिजर्व फॉर वुमेन, ना केवल मेंबर्स, याद रखना, नॉट ओनली फॉर मेंबर्स बल्कि हम यहाँ पर चेयरपर्सन की भी बात कर रहे थे। स्टेट इलेक्शन कमीशन होगा, है ना, जो कि पंचायत और म्युनिसिपैलिटी के जो इलेक्शन है इसको देखेगा। एंड द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर एंड रेवेन्यू विद लोकल गवर्नमेंट बॉडी एंड द नेचर ऑफ शेयरिंग वेरीज फॉर स्टेट टू स्टेट। देखो स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार क्या करेगा कि जो पावर और रेवेन्यू है, बेसिकली शुरुआत में क्या था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ये स्टेट लिस्ट का विषय थे, है ना, स्टेट लिस्ट का विषय थे। तो राज्य चाहे तो जो अधिकार जितने अधिकार चाहे वह दे सकता है। तो बेसिकली जो ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन इसको स्टेटस दिया गया, इसमें 2 तरह के प्रोविजन किए गए। एक ऐसे थे जो मैंडेटरी थे, दूसरे ऐसे थे जो राज्य चाहे तो करे, ना चाहे तो ना करे। ठीक है, अब देखो पंचायती राज सिस्टम हम देखेंगे कि गांव में बेसिकली ये 3 स्तर पर है ना। सबसे पहले पंचायत से, फिर हम देखेंगे मंडल पंचायत है, फिर जिला पंचायत, है ना, तो 3 स्तर पर। सो बेसिकली पंचायती राज सिस्टम क्या है कि विलेज का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसको पंचायत के नाम से जाना गया। और जो 73rd जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट था, 73rd अमेंडमेंट, इसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। सो रूरल लोकल जो गवर्नमेंट है पॉपुलरली नोन एज द पंचायत, है ना, फॉर विलेज। एंड यहाँ पर याद रखना है आपको कि सम स्टेट्स हैड ग्राम पंचायत। देखो तो सबसे पहले क्या होगा, ग्राम पंचायत होगी। सो ग्राम पंचायत जो है ये फर्स्ट लेवल होगा डेमोक्रेसी का बेसिकली, जहां पर लोग जो है वो डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन्हें क्या प्रॉब्लम है उस चीज को सॉर्ट कर रहे हैं। तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एक तरह से फर्स्ट टायर होगा, है ना। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और स्पेशली अगर हम रूरल एरियाज की बात करेंगे तो यहाँ पर पंचायती राज सिस्टम में जो ग्राम पंचायत है, और ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसको जो देखेगा, इसको बेसिकली जो चीजों को डिफाइन करेगा वह होगा ग्राम सभा। ग्राम सभा में कौन होगा, तो देखो ग्राम सभा बेसिकली एक रेगुलेटरी बॉडी है और ग्राम सभा में वो सभी व्यक्ति सदस्य होंगे जो कि 18+ ईयर के हैं, है ना। तो वो सभी मेंबर्स जो 18+ के हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होंगे। और ग्राम पंचायत क्या काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, इसको देखने का जो काम है ये किसका होगा, ये ग्राम सभा का होगा। ठीक है, क्लियर है, ग्राम सभा का होगा। सो बेसिकली किसके सुपरविजन में काम कर रही है, ये ग्राम सभा के सुपरविजन में काम कर रही है। ठीक है, और साथ ही आपको याद रखना है कि यहाँ पर जब हम सेकंड लेवल पर देखेंगे तो फर्स्ट लेवल पर तो ग्राम पंचायत ही, सेकंड लेवल पर जो है वह पंचायत समिति है, मंडल पंचायत, समटाइम्स तालुका पंचायत भी इसको कह दिया जाता है, ब्लॉक पंचायत भी इसको कह दिया जाता है। तो ये जो है वह सेकंड लेवल होगा, सेकंड टायर होगा। ठीक है, सो यहाँ पर
पंचायत समिति सेकंड हो गया, और थर्ड की जब हम बात करेंगे तो याद रखना थर्ड जो है वह डिस्ट्रिक्ट पंचायत होगा, जिला पंचायत होगा। ठीक है, क्लियर है। अब म्युनिसिपैलिटीज और देख लो बच्चों कि जैसे कि ग्राम पंचायत थी रूरल एरियाज के लिए, तो यहाँ पर जो म्युनिसिपैलिटीज है ये अर्बन एरियाज के लिए है ना। म्युनिसिपैलिटीज की बात करेंगे, ये किसके लिए, शहरी प्रशासन के लिए है, शहरी प्रशासन। तो म्युनिसिपैलिटीज एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, तो म्युनिसिपैलिटीज जो नगर पालिका है वह ज्यादातर शहरों के लिए होगी, लेकिन अगर बड़े शहर है तो वहां पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी, नगर परिषद हुआ करती है। ठीक है, तो और जो म्युनिसिपल का चेयरपर्सन है, जो पॉलिटिकल हेड है म्युनिसिपैलिटीज का, उसको क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। मेयर के चुनाव होते हैं ना। जैसे कि ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो वहां पे सरपंच प्रमुख होगा, है ना, सरपंच प्रमुख होगा, जिसे पंचायत हेड भी कहा जाता है, जिसे पंचायत हेड भी कहा जाता है। वैसे अगर हम म्युनिसिपल चेयरपर्सन देखें तो वहां पे क्या होगा, मेयर होगा। ठीक है, क्लियर है, मेयर होगा। अ न्यू सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज द लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंट ऑन अ डेमोक्रेसी कंडक्ट एनीवेयर इन द वर्ल्ड एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस फॉर लोकल गवर्नमेंट हैज हेल्प द डीपन डेमोक्रेसी इन आवर कंट्री। देखो, अगर हम ये कहते हैं ना कि लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वह कहाँ है, या लोकतंत्र की जड़ों को और भी मजबूत करने का जो काम है वह किसने किया है, वो हमारे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने किया है। गांधी जी कहते हैं कि अगर आपको डिसेंट्रलाइजेशन करना है या आपको डेमोक्रेसी को मजबूत करना है, आप कुछ मत कीजिए, आप जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है ना उसको और अधिकार दे दीजिए, उसको और आर्थिक शक्तियां दे दीजिए, उसको इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल जो पावर्स है वह दे दीजिए। अपने आप हमारा जो डेमोक्रेसी है वह स्ट्रांग हो जाएगा। ठीक है, ये इनके द्वारा कहा गया। तो ये था बच्चों हमारा चैप्टर। आइए एक्सरसाइज देखते हैं। उसके पहले क्वेश्चन देखो, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया which one of the following is the characteristics appropriate for bureaucracy। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था। कितनी बार मैं आपको बता चुकी हूँ इस बात को, हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास में कि जब हम बात करते हैं कि 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसमें भी हम बात करेंगे जब एग्जीक्यूटिव की, है ना, तो एग्जीक्यूटिव के 2 टाइप्स हो सकते हैं, एक तो परमानेंट एंड नॉन परमानेंट। नॉन परमानेंट में मिनिस्टर्स आते हैं जो कि एक शॉर्ट टर्म, एक स्पेशल टर्म के लिए होंगे, जैसे कि 5 ईयर। बट अगर हम परमानेंट की बात करेंगे तो उसमें आते हैं ब्यूरोक्रेट्स, है ना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इंप्लीमेंट कराना लॉ को। सो ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हुआ, एन एजेंसी फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ऑप्शन नंबर डी। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, आपको इसको लिखने की कोशिश करना है। ये 2 क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है इसकी एक्सरसाइज में। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड अ यूनिटरी वन, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल, है ना। ये बन जाएगा ना, मैंने आपको इसको समझाया है, और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी हमने जान लिया। स्टेट एनी 2 डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992। बच्चों इस तरह इससे मिलता जुलता जो क्वेश्चन है वह मेंस में यूपीएससी ने सीधे पूछा है, सीधे पूछा है, ध्यान रखना इस बात को। आओ एक क्वेश्चन और मैं लाई थी जो मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। तो देखो बच्चों, हमने बात की आर्टिकल 1 से शुरू किया था, फेडरलिज्म। व्हाट इज फेडरलिज्म, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड फेडरल, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री, हाउ फेडरलिज्म प्रैक्टिस एंड डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। फेडरलिज्म मतलब इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर इज डिवाइडेड बिटवीन अ सेंट्रल एंड वेरियस कॉन्स्टिट्यूट यूनिट्स ऑफ द कंट्री। ठीक है, एक इंटायर कंट्री के लिए, दूसरा स्टेट लेवल पर होगा। सो फेडरलिज्म 2017 का जो क्वेश्चन आया था वो देखा। हाँ, एक और क्वेश्चन होगा, ओके, और ये क्वेश्चन मैं आपको बताती हूं। कुछ लोगों का कहना है कि भारत जो है वह अर्धसंघीय व्यवस्था है। पता है इसको अर्धसंघीय क्यों कहा गया, क्योंकि पूर्ण संघ तो वो होगा ना, अर्धसंघ, पहले हिंदी में भी इस वर्ड को समझ लो, है ना। अर्धसंघ का मतलब क्या हो कि ये फेडरल नहीं है, ये क्वासी फेडरल है। केसी वेयर इस बात को कहते हैं, ये स्टेटमेंट केसी वेयर का है, जिन्होंने कहा कि चूंकि हमारे यहाँ शक्तियों का विभाजन किया गया है ना, लेकिन ये जो डिवीजन किया गया है पावर्स का, ये सही नहीं है, ये केंद्र की तरफ झुका हुआ है, और इसी वजह से इन्होंने इसे अर्धसंघीय कहा। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसमें आपको इंट्रोडक्शन बताना है कि फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे कौन कौन से प्रोविजन किए गए हैं। देखो इसके आंसर में सबसे पहले लिखोगे कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या क्या प्रोविजन किए गए हैं जो कि स्ट्रक्चर को फेडरल बनाते हैं। लिख लोगे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है जो कि हमारा जो स्ट्रक्चर है वो फेडरल बनाते हैं। जैसे कि हमने बात की डुअल
एडमिनिस्ट्रेशन है ना, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, 2-3 मैं आपको बता देती हूँ। डुअल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन की सुपरमेसी, सर्वोच्चता, एंड जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, ये सारी बातें बता चुकी हूँ, ठीक है। तो इन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस को लिखना। सेकंड में देखो, आप यहाँ पे आर्टिकल 1 की भी चर्चा जरूर करें। जब भी आंसर लिखो फेडरल को लेके तो आर्टिकल 1 जरूर लिखें। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट, राज्यों का संघ होगा, है ना। और ये संघ कैसा है, कमिंग टुगेदर वाला है या फिर होल्डिंग टुगेदर वाला है, होल्डिंग टुगेदर वाला है ना। सो देखो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को आपको लिखना है, फिर आपको बताना है कि इसे क्यों आखिर क्वासी फेडरल क्यों कहा गया, क्वासी फेडरल क्यों कहा गया, केसी वेयर ने आखिर ये क्यों कहा। तो क्वासी फेडरल बिकॉज ऑफ, अब आपको ऐसे प्रोविजन याद करने हैं जो कि ये बताते हो कि केंद्र के पास ज्यादा पावर है, जैसे कि जो भी यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की चीज है ना, वो सारी इसमें लिख देनी है। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि अगर हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करें, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप आप इसको लिख सकते हैं, सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। आप यहां पर सेकंड बता सकते हैं इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी प्रोविजन, ठीक है। आप इसमें लिख सकते हैं सिंगल सिटीजनशिप, इमरजेंसी प्रोविजन, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर। इस आंसर को प्लीज लिखने की कोशिश कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, ठीक है। इसके अलावा देखो आपको इसमें यह लिखना है, फेडरलिज्म जो है थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट वाला पक्ष जरूर लिखिएगा बच्चों, कि बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। और ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन में कहा था कि फेडरलिज्म इज वन ऑफ द पिलर ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कुलदीप नायर केस, कुलदीप नायर वर्सेस यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। इस केस में ये कहा गया था कि ये हमारा पिलर है बेसिक स्ट्रक्चर का, और ऐसा किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ठीक है। क्वासी फेडरल क्यों है, आपको बस यही लिखना है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेक द सेंटर स्ट्रॉन्गर देन द स्टेट एंड प्रोवाइड अ क्वासी फेडरल पॉलिटी। बन जाएगा आपसे ये क्वेश्चन, प्लीज इसे लिखने की कोशिश करना। जब छोटी छोटी सी ऐसी कोशिशें, ऐसी प्रैक्टिस करोगे ना, तब डेफिनेटली आपसे ये जो चीजें हैं वह आसानी से बनने लगेंगी। तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो ये रहा हमारा आज का क्लास, है ना। तो इस पे हमने देखा फेडरलिज्म क्या है, व्हाट मेक इंडिया फेडरल कंट्री, फेडरलिज्म की प्रैक्टिस, लैंग्वेज, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और डिसेंट्रलाइजेशन में हमने बात की पंचायत म्युनिसिपैलिटीज के, ठीक है। क्वेश्चंस देखे, बहुत सारे प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी देखे, पीवाईक्यूज भी सॉल्व किए, और ये एक मेंस का क्वेश्चन था। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें कि हम बात कर रहे होंगे जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट की। क्लियर है बच्चों। जो क्वेश्चंस मैंने 1-2 क्वेश्चंस छोड़े हैं ताकि आप मुझे इसका आंसर दे सके। आपको क्लास कैसी लगी, कुछ आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैम ये टॉपिक नहीं समझ में आया, प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट्स ही एक ऐसा जरिया है जिससे हम ये जान पाएँ कि आपको क्या समझ में आया और क्या आपसे बाकी रहा, है ना। सो नेक्स्ट क्लास में हम उसको ज़रूर कंसीडर करेंगे। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। सो कीप स्टडिंग। थैंक यू।